Hello everyone, good morning. I hope you guys are doing well. So आज हम लोग करेंगे the further discussion on the Anglo-Saxon period as well as the Anglo-Norman period. यही दोनों period है जो कहाँ आते हैं, हमारे Old English के अंदर आते हैं. So in the previous class we discussed about the sequence. हमने पूरा sequence देखा था किस तरीके से हम British literature divide करेंगे. So we talked about the Old English period, that is from 449 till 1340 AD. उसके अंदर हमने दो पीरियड्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड द नॉर्मन पीरियड. इसे हम एज भी बोल सकते हैं, पीरियड भी बोल सकते हैं. एज आई टोल्ड यू, अ लॉट ऑफ हिस्टोरियंस ऑल्सो कंसीडर दिस एज अ पीरियड दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिलेबस और इन द बुक्स. वाई? बिकॉज इसमें कंसिडरेबल चेंजेस नहीं आए थे. बट व्हेन यू लुक एट इट एट अ वेरी क्लोजर पेस, यू विल रियलाइज दैट दिस इज अ पीरियड वेयर द लिटरेचर स्टार्ट्स. यहीं से ही हमारी लिटरेचर स्प्रिंग अप होती है, बिकॉज बेवुल्फ जैसे इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे वर्क्स हैं वो यहीं पर ही हमें दिखते हैं. एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर्कड ऑन बेवुल्फ अगेन एंड अगेन. जैसे कि आर टॉलकिन्स जो हैं हमारे, JRR टॉलकिन, उन्होंने भी हमारे बेवुल्फ को दोबारा रीड किया था, प्लस ही गेव अ लॉट ऑफ लेक्चर्स ऑन बेवुल्फ. सो देयर आर सर्टेन वर्क्स दैट वर रीविजिटेड अगेन एंड अगेन जो एंग्लो सैक्सन पीरियड में थे. प्लस वी हैव जेफरी चॉसर हु ऑल्सो इज गोइंग टू राइट इन द सेकेंड पीरियड, जो कि कौन सा है हमारा एंग्लो, दिस इज द पीरियड कॉल्ड एज द मिडिल इंग्लिश period. So middle English period के अंदर we have the age of Chaucer, which is precisely from 1340 till 1400 AD, and this is the middle English period. इस period के अंदर हमारी English change होने लगी थी, right? So we discussed about these periods, and then we have the age of Reformation. इस age of Reformation के अंदर ही 100-year war होता है. किसके बीच में वॉर होता है? फ्रांस एंड इंग्लैंड के बीच में वॉर होता है, जिसमें इंग्लिश चैनल्स जीत जाते हैं, इंग्लिश जीत जाते हैं. प्लस फ्रांस इज गोइंग टू गो अवे, दे आर गोइंग टू लीव द लैंड ऑफ इंग्लैंड, एंड इंग्लैंड विल बी, दो इट वाज कॉलोनाइज्ड बाय द डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज द अदर ट्राइब्स, वो क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे. उसके बाद वी हैव द रेनेसां पीरियड. रेनेसां इज इटसेल्फ कॉल्ड एज रीबर्थ. यहाँ पे रीबर्थ होता है फ्रॉम 1500. दिस पीरियड इज गोइंग टू स्टार्ट. Elizabethan and Jacobean are the two periods under this. Then we have the Puritan period, Caroline period, Commonwealth, the Puritan age. इनके साथ साथ हम लोगों ने क्या समझा था, किस तरीके से हमारी डिफरेंट जो बाइबल्स हैं वो भी ट्रांसलेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं. और हमने क्या देखा था, किस तरीके से हमारे पोप रूल कर रहे हैं. एंड अगर आप इसे क्लोजर लुक देखोगे तो आई गेस आई एक्सप्लेन्ड भी कि यूरोप के अंदर, आई थिंक यहीं लिखा था मैंने, तो यूरोप के अंदर वी हैड पोप जो कि जिन्होंने चर्च एस्टैब्लिश कर दिया था, एंड सेंट ऑगस्टीन वाज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और वो भी क्या कर रहे थे, डिफरेंट चैपल्स, डिफरेंट मिनिस्ट्री मिशनरीज की तरीके से डिफरेंट जगह पे जाके वो क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे. तो वही थे जिन्होंने कैंटरबरी की श्राइन बनाई थी. किसकी श्राइन बनाई थी? कैंटरबरी की. और चौसर के सारे जो पिलग्रिम्स थे वो कहाँ जा रहे थे? कैंटरबरी की श्राइन पर ही जा रहे थे. Right? So these are the areas that you have to remember, because यही सब correlate होते होते ही आपको समझ आएंगी सारी चीजें, all the history of the British literature that we studied. Then I also talked about how in Britain the way in which they used to handle the Christianity was very different than what the Europeans were doing. The Europeans were definitely catering to whom? They were catering to Pope. वो Pope की बात मान रहे थे, लेकिन हमारे ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी के अंदर क्या हो रहा था, देयर वर सम प्यूरिटन्स दैट वर आल्सो स्प्रिंगिंग अप. और ये प्यूरिटन्स क्या कर रहे थे? दीज प्यूरिटन्स, दीज वर द प्रोटेस्टेंट्स, दे वर द स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ द ह्यूमनिज्म. ये क्या मान रहे थे, हम खुद ही क्या करेंगे, ह्यूमनिज्म तो नहीं बोलोगे, ये अपने आप में बहुत यकीन कर रहे थे एक तरीके से. और ये नहीं बोल रहे थे कि हम लोग किसकी बात मानेंगे, पोप की बात मानेंगे. दे वर सेइंग दैट वी विल बी एग्रीइंग ऑन व्हाट एवर वी फील इज राइट, और हम लोग क्या करेंगे, दोबारा बाइबल पढ़ेंगे. तो इस तरीके से बाइबल ट्रांसलेट होने लगी. एंड इन डिफरेंट एरियाज हमारे पास डिफरेंट राइटर्स आते हैं, डिफरेंट सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स आता है, प्लस डिफरेंट आपके क्रिश्चियनिटी के भी चेंजेस आते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस time period, after these chronological sequences, we had the Restoration period, the Augustine period, the transition period which is called as the pre-romantic age, then the romantic period, then we have the Victorian age. Victorian age वही थी जहाँ पे इंडिया को भी इन्होंने colonize कर दिया था. उसके बाद we have the modern period, then we have the post-modern, and then we have the contemporary period. So these were the periods, and we also discussed इनकी characteristics. So I hope you guys remember. अगर किसी ने ये आज उसकी पहली क्लास है तो प्लीज कल वाली क्लास देखना, अदरवाइज नहीं रिलेट कर पाओगे. Okay,
देन हम लोगों ने बात करी थी एंग्लो सैक्सन की, लेकिन उससे पहले, इसको रिवाइज करने से पहले आई हैव दिस सीक्वेंस जो बाइबल की सीक्वेंस है, और पेपर में डेफिनेटली यू विल सी वन क्वेश्चन फ्रॉम बाइबल और फ्रॉम मैगजीन्स और फ्रॉम जर्नल्स. सो प्लीज इससे हम करते हैं, हम एक बारी मैगजीन की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस लिख लेते हैं, एंड बाइबल की क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लिखते हैं. सो जस्ट टेक आउट योर पेन, पेपर, पेंसिल, जहां पे भी आपको नोट्स बनाने हैं, जस्ट ओपन दैट. Let me just open my notes as well and let us talk about Bible and उसकी sequence. Yeah. Okay, let us talk about Bible and उसकी sequence. बाइबल और उसकी सीक्वेंस. तो सबसे पहले जब बाइबल आती है, सबसे पहले बाइबल किस में आती है? हिब्रू की न्यू टेस्टामेंट आती है. सो इस क्रोनोलॉजी के बाद हम लोग यहाँ पर एक पेज ऐड करते हैं. ओके, सो वी हैव, सबसे पहले जो हमारे पास बाइबल होती है, लाइक दिस वी कैन स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो इज द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट दैट वाज गिवन टू अस. क्या होता है? ग्रीक न्यू टेस्टामेंट्स होते हैं. ग्रीक न्यू टेस्टामेंट सबसे पहले आते हैं, प्लस हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट्स होते हैं. अब सबसे पहले तो क्या थी? गॉड की 10 कमांडमेंट्स थी, वो तो सबको याद ही रखना है. 10 कमांडमेंट्स, गॉड की 10 कमांडमेंट्स थी. गॉड ने 10 बातें बोली थी इंसान को मानने के लिए. वो सबसे पहली 10 बातें थी जो किसी भी क्रिश्चियनिटी वाले, क्रिश्चियनिटी जब फॉलो होता है वहां से जब स्टार्ट होती है. गॉड ने ये 10 सेंटेंसेस बोले थे. ठीक है, गॉड ने क्या बोला था? अब सबको एडम और ईव के बारे में पता ही होगा. जब उन्होंने अपने ऊपर व्हेन ईव कुड नॉट रेजिस्ट और उन्होंने एप्पल खा लिया था, सेटन ने जब उनको टेम्प्ट किया था, क्या बन के? सर्पेंट बन के किया था. ये भी पता होना चाहिए. पैराडाइज लॉस तभी समझ आएगी जब ये सारी चीजें समझ आ गई हैं. सो छोटी सी जस्ट बता देती हूँ. सो वी हैव एडम. गॉड ने बनाया सबसे पहले एडम. एडम का साथ देने के लिए गॉड ने बनाई ईव. तो एडम के रिब से, एडम के लोअर रिब से, यहाँ पे लोअर रिब्स जो होते हैं, जो हमारे फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, उनसे उन्होंने बनाई एक बहुत ही सुंदर ईव. इसीलिए ही फीमेल्स को क्या बोलते हैं? बेटर हाफ कहते हैं. इसीलिए फीमेल्स को बेटर हाफ भी कहते हैं. उन्होंने बनाई ईव, और ईव जो थी एडम के साथ रहने लगे. और ये कहाँ रह रहे थे? ये लोग रह रहे थे पैराडाइज में. कहाँ रहते हैं? पैराडाइज में. तो गॉड ने मिलके इनको बनाया था. गॉड ने इनको मिलकर बनाया, राइट? तो गॉड के जूनियर कह सकते हो आप, वॉज सेटन. लेकिन गॉड की जगह लेना चाहते थे सेटन. सेटन वॉज टेम्प्टेड टू टेक द प्लेस ऑफ गॉड. So God did what? God threw Satan, and Satan for 9 days fell down and reached to a place called as hell. जब सेटन यहां जाके गिरते हैं, जब सेटन यहां जाके गिर जाते हैं, तो क्या होता है? सेटन एक्चुअली एक हेल, मतलब अंगारों में जाके गिरते हैं. यहाँ पे सिर्फ अंगारे होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है. इट्स कॉल्ड एज हेल. यहां पर वो क्या बनाते हैं? अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं, और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं पेंडिमोनियम, एक अपना हॉल बनाते हैं. हॉल जहां पे डिस्कशंस होते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल्स होते हैं ना. इफ यू हैव सीन, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल्स के अंदर लोग सेमिनार्स देते हैं, तो उसके अंदर ही ऐसे एक हॉल बनाते हैं जिसे कहते हैं पेंडिमोनियम, जिसका ऊपर का हिस्सा गोल्ड का बना होता है. ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये एक्चुअली जिसका नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा गोल्ड का है. सो दिस इज अ प्रिटी प्लेस जहां से उनको हेल, ऊपर से हेवन दिखता है. यहां से ऊपर से हेवन नजर आता है. और यहां पर बीचों बीच थ्रोन पे बैठकर सेटन क्या करता है? अपनी स्पीच देता है, हाउ टू take revenge on God and how to take his place. So Satan used to sit here and give his army a lot of details and किस तरीके से they will fight against the God. And उनके आर्मी को क्या कहते हैं? आर्च एंजल्स कहते हैं.
ठीक है, उनको आर्च एंजल्स कहते हैं, जैसे मेफिस्टोफिलीज। नाउ दिस मेफिस्टोफिलीज, बुल्जीबर्ग, दे आर इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेफिस्टोफिलीज आप कहाँ पढ़ोगे, यू विल अगेन स्टडी हिम इन अनदर नॉवल जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, बट इफ यू नो वेयर यू विल फाइंड मेफिस्टोफिलीज देन यू कैन राइट इट ऑन द टैब। ओके, सो सेटन यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी आर्च एंजल्स के साथ बातें करते हैं और बोलते हैं कि हम किस तरीके से गॉड को डिफेंड करें, गॉड को डिफीट करेंगे। सो यहाँ पर होती है हमारी आर्च एंजल। सेटन क्या करते हैं, एक बार बोलते हैं कि अब मैं जाऊंगा पैराडाइज दोबारा से। वो 2-3 बार पहले भी ट्राई कर चुके होते हैं पर अफसोस नहीं कर पाते हैं। तो वो बड़े ही सुंदर, यहाँ पे हमारा हेवन है, ठीक है, यहाँ हमारा हेवन है, यहाँ पे जाना चाहते हैं और यहाँ हमारे गॉड हैं, ठीक है, यहाँ पे जाके रूल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक गेट होता है और इस गेट पे 2 लोग क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, 2 लोग गार्ड कर रहे हैं, यहाँ के गार्ड्स हैं। ओके, और ये एक्चुअली सेटन के ही चिल्ड्रन होते हैं, सेटन के ही चिल्ड्रन भी होते हैं। तो सेटन जब फर्स्ट टाइम ट्राई करता है तो वो पकड़ा जाता है, सेकेंड टाइम ये इसको जाने देते हैं, अंदर जाता है, देखता है गॉड यहाँ पे हैं, फटाफट से यहाँ जाएगा पैराडाइज में। ही डिस्कवर्स, सो या वेट, हमें यहीं बनाना चाहिए ना, इसको यहीं बना देते हैं ताकि इजी हो जाए। तो सेटन सबसे पहले पैराडाइज जाके इनसे रिवेंज लेना चाहता है। यहाँ पे बना देते हैं हम, यहाँ पे गार्ड्स हैं और यहाँ के जो गार्ड्स हैं ये सेटन के ही चिल्ड्रन हैं। ऑफ कोर्स गॉड यहाँ बैठ के रूल कर रहे हैं, अब ज्यादा क्लियर होगा, गॉड यहाँ बैठ के रूल कर रहे हैं एंड ही कैन सी एवरीथिंग। ओके, सो ही वेंट देयर, ही वाज ऑफ कोर्स ही वूड द चिल्ड्रन एंड वो अंदर जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि वो किस तरीके से ईव को वू कर पाए। ईव यूज्ड टू स्टे पुट इन द होम व्हाइल एडम यूज्ड टू गो अराउंड एंड वर्क। एक मेल का काम वर्क करने का होता है, क्योंकि जो ईव होती हैं वो यहीं पर ही बैठकर दे यूज्ड टू roam around, they used to play and they used to be naked, ठीक है। तो उस टाइम पे क्लोथ्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, they were living here। यहाँ पर ईव क्या है, ईव देखती है यहाँ पे एक एप्पल ट्री है। कैसा ट्री है, एक एप्पल का ट्री है, और गॉड ने कहा था कि ईव आप कुछ भी कर लो बट यू डू नॉट कंज्यूम दिस एप्पल ट्री बिकॉज दिस इज अ फॉरबिडन फ्रूट। ये क्या है, दिस इज अ फॉरबिडन फ्रूट, ऐसा चीज जो तुम नहीं कर सकते हो। तो ये क्या कर लेता है, सुन लेता है हमारा सेटन। सो सेटन अंदर एंट्री लेता है बट he wants to disguise himself, so this time he disguise himself as a toad and as a serpent। ठीक है, पहले टॉड की तरह जाता है लेकिन पकड़ा जाता है, उसके बाद कैसे जाता है, एज अ सर्पेंट जाता है। सर्पेंट कौन होते हैं, सर्पेंट्स आर स्नेक्स। एज अ सर्पेंट जाता है और हमारी ईव के कान में बहुत सारी बातें बोलता है, व्हाई डोंट यू ईट दैट फ्रूट, व्हाई डोंट यू कंज्यूम इट। तो ईव टेम्प्ट हो जाती है, फीमेल्स बीइंग फीमेल्स, वो ज्यादा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, वो जाती हैं और इस फ्रूट को कंज्यूम कर लेती हैं। गॉड इज फ्यूरियस, गॉड को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं मैंने तुम्हें एक ही बात बोली, यू गॉट ऑल द लग्जरीज, you got everything you want, Adam and Eve, but still you couldn't control yourself, you couldn't just control yourself कि एक फ्रूट आपको नहीं खाना है। तो ईव सॉरी बोलते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ईव सॉरी बोलती है लेकिन एडम को ईव का साथ देना पड़ता है बिकॉज ईव इज द बेटर हाफ ऑफ एडम ओनली। सो देयर इज द फॉल ऑफ मैन। यहाँ पे क्या आता है, इनको गॉड क्या करते हैं, अर्थ पे भेज देते हैं। गॉड क्या करेंगे, सबसे पहले गॉड अर्थ क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, गॉड अर्थ क्रिएट करते हैं। इस अर्थ पे गॉड एडम एंड ईव को भेज देंगे। यहाँ पे गॉड, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं मे देयर बी लाइट, मे देयर बी सन, मे देयर बी लैंड। इस तरीके से गॉड बहुत सारी बातें बोलते हैं एंड क्या करते हैं, जैसे जैसे वो बातें बोलते हैं अर्थ बनने लगता है। एंड उसके बाद वो 10 कमांडमेंट्स भी देते हैं अपने बेटे को पूरा पूरा वर्ल्ड चलाने के लिए। तो ये सारी लिंक्ड स्टोरीज हैं। उसके बाद एडम एंड ईव तब से यहाँ रह रहे हैं और ऐसा बोलते हैं, ये क्या है, दिस इज द फॉल ऑफ मैन। और उस डे से मैन एक इनेटली करप्ट इंसान है। मैन क्या है, मैन हमेशा ही गॉड से नीचे रहेगा एंड गॉड क्या है, हमेशा सुपीरियर रहेंगे और हमें गॉड की बात माननी है। सो जो प्यूरिटन्स थे वो मानते हैं कि वी आर क्रिमिनल्स और हम लोग कभी भी वी कैन नॉट राइज अबव गॉड। प्लस क्रिश्चियनिटी में ये फिक्स्ड है कि सबसे पहले क्या आते हैं, गॉड आते हैं, फिर मैन आता है, फिर एनिमल्स आते हैं
एटसेट्रा। तो ये क्रोनोलॉजी भी वहां पे बिल्कुल सेट है। तो ये कुछ चीजें थी जो उस टाइम से चली आ रही थी। गॉड ने जीसस को अर्थ पे आने से पहले, जब जीसस अर्थ पे आ रहे थे, तो 10 कमांडमेंट्स भी दी थी, 10 कमांडमेंट्स दी थी। ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखना, गॉड ने दी थी। एंड यही 10 कमांडमेंट्स किसकी स्टार्टिंग होती है? बाइबल की स्टार्टिंग बन जाती है। सो ये 10 कमांडमेंट्स किस में थी? ये 10 कमांडमेंट्स हिब्रू में थी, लेकिन हिब्रू सबको नहीं आती थी। हिब्रू ये हिब्रू एक लैंग्वेज है जो किसी किसी को ही समझ आती थी। तो हिब्रू के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट लिखी थी, उसके बाद ग्रीक के अंदर न्यू टेस्टामेंट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? न्यू टेस्टामेंट लिखी जाती है। तो यहां से हमारी बाइबल की क्रोनोलॉजी स्टार्ट होती है। सो वी हैव व्हाट? वी हैव द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट एंड वी हैव द हिब्रू ओल्ड टेस्टामेंट, Hebrew Old Testament, and from there you will see that the Bibles were written. अब हम लोग सारी बाइबल के नाम लिखते हैं. There are a lot of people who will translate. इसके बाद a lot of people who are now learning, because यूरोप में तो लैटिन बोली जा रही थी, a lot of people will learn Latin. ठीक है, तो यहाँ पे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे इसको? लैटिन वल्गेट में कन्वर्ट कर देंगे, लैटिन वल्गेट में कन्वर्ट करेंगे. एंड व्हाट इज वल्गेट? वल्गेट का मतलब ही होता है कॉमन. और इसे कौन करता है चेंज? इसे 382 में, 382 से 405 के बीच में जेरोम नाम का एक इंसान होता है. जेरोम वल्गेट के नाम से ये बाइबल फेमस हो जाती है. जेरोम वल्गेट के नाम से हमारे पास हमारी बाइबल आती है. ठीक है, और वल्गेट का मतलब क्या होता है? कॉमन. वल्गेट का मतलब होता है कॉमन. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. इतना सबको क्लियर है? ग्रेट. फिर हम चलेंगे आगे एंड लेट अस सी द नंबर ऑफ बाइबल. सो वी हैव द फर्स्ट बाइबल, दैट इज द बाइबल दैट वाज द लैटिन वल्गेट. दिस लैटिन वल्गेट बाइबल इन 1400, कब? इन 1400 was translated, to be precise 1382 में, 1382 में वाइक्लिफ बाइबल आती है. वाइक्लिफ बाइबल, वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश. वाइक्लिफ किस में ट्रांसलेट करते हैं? वाइक्लिफ बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे बाइबल को. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इंग्लिश में बाइबल आ रही है. और ये कब आती है? ये हमारी मिडिल इंग्लिश पीरियड में आती है. मिडिल इंग्लिश पीरियड में. उससे पहले जो यहाँ पे वल्गेट बाइबल थी, प्लस जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, यहाँ पे हमारा जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, वहां पे प्रॉपर बाइबल तो नहीं थी, लेकिन क्या था? वहां पे मिथ्स के बारे में बात हो रही थी. मिथ्स और एनिक्डोट्स बहुत सारे थे. तो मतलब ओरल लिटरेचर वहां पे बहुत फेमस होता है ना, ओरल लिटरेचर बहुत फेमस था, इसलिए मिथ्स, लेजेंड्स के बारे में बात हो रही थी. किंग आर्थर के बारे में बात होती है, हाउ टू बी अ गुड पर्सन के बारे में बात होती है. हमारे क्या होते हैं? डिफरेंट इमोशंस जैसे होते हैं, हमारे प्राइड या फिर हमारी ग्लटनी, हमारे 7 सिंस के बारे में बात होती है. तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या थे? लेकिन ये सब वोकल थे क्योंकि ओरल लिटरेचर चल रही थी. उसके बाद वाइक्लिफ ने मिडिल इंग्लिश के अंदर बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज द वाइक्लिफ बाइबल. उसके बाद हमारे पास सेकेंड पीरियड आएगा. सेकेंड पीरियड के अंदर यहाँ पर इन 1445 में ग्यूटेनबर्ग बाइबल आने लगती है, बिकॉज ग्यूटेनबर्ग प्रेस आ गई थी. हमारे पास क्या हो गया था? प्रेस आ गई है यूरोप के अंदर, इसीलिए बाइबल्स अब प्रिंट होने लगी. पहले बाइबल कहाँ आती थी? पहले बाइबल लीफ पे लिखी जाती थी. पैपल लीव्स होती हैं, उस पे लिखी जाती थी. ठीक है, पैपियस लीव्स पे लिखी जाती थी, एंड वो सबके पास नहीं होती थी. तो इसीलिए ही पहले बाइबल का सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं था. पहले क्योंकि वो लीफ पे लिखी जाती थी, इसलिए उसका सर्कुलेशन अच्छा नहीं था, सबके पास बाइबल नहीं होती थी. धीरे धीरे बाइबल सबके पास आने लगेगी. सो वी हैव इन 1445 वी हैव द ग्यूटेनबर्ग बाइबल. कौन सी बाइबल आती है? ग्यूटेनबर्ग. अगर क्रोनोलॉजी में आया तो ऐसे ही याद रखना, 1445 में ग्यूटेनबर्ग बाइबल आती है. उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पीरियड होता है, और ये पीरियड कौन सा है? इन 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो जाते हैं.
fall of Constantinople, or Greek scholars and the manuscripts begin to arrive in Europe also. क्या होता है? Fall of और ग्रीक स्कॉलर्स जो थे हमारे, वो कहाँ आ जाते हैं? अलग अलग जगह यूरोप में फैल जाते हैं, अलग अलग जगह यूरोप में स्प्रेड होने लगते हैं. आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन. सबको ये समझ आता है. बहुत टाइम तक ग्रीक का इन्फ्लुएंस बहुत इंक्रीज हो जाता है. उसके बाद हमारे पास आती है इरास्मस की ट्रांसलेशन. फिर इरास्मस इसी वाली बाइबल पे काम करते हैं. कौन काम करते हैं? इरास्मस इस बाइबल पे काम करते हैं. इरास्मस कब काम करते हैं? इन 1516 इस बाइबल पे काम करते हैं, इसी बाइबल पे. अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन आती है एक बाइबल की, जिसे कहते हैं हम टिंडेल बाइबल. कब आती है? 1526 के अंदर. 1526 में हमारे पास टिंडेल की ट्रांसलेशन आती है, टिंडेल्स बाइबल. ये बाइबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि आने वाली सब बाइबल इसको बेस भी मानते थे. सो टिंडेल्स बाइबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर टिंडेल वी हैव, टिंडेल के बाद एक और बाइबल आएगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर टिंडेल इन 1535, इन 1535 1535 we have Coverdale's Bible. कवरडेल्स बाइबल आती है. कवरडेल्स बाइबल के बाद 1537 में, किसमें? 1537 में, इन 1537 वी हैव मैथ्यू बाइबल. कौन सी बाइबल आएगी? मैथ्यू बाइबल आती है. मैथ्यू बाइबल के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बाइबल 1539 में, द ग्रेट बाइबल. इसे क्या कहते हैं? द ग्रेट बाइबल कहते हैं. द ग्रेट बाइबल के बाद 1560 में जेनीवा बाइबल आती है. जेनीवा बाइबल आती है. ठीक है. उसके बाद 1568 में बिशप्स बाइबल आएगी. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिकॉज बिशप्स बाइबल एक इंपॉर्टेंट बाइबल है. क्वीन एलिजाबेथ इनको दोबारा लेके आती हैं इस बाइबल को. ओके, सो बिशप्स बाइबल, जैसे जैसे किंग्स आते रहेंगे वैसे वैसे बाइबल की ट्रांसलेशन भी आती रहेंगी. Now we will have the most important Bible which is often asked in the exam as well, and this Bible is under James. जब James the one Jacobean period में, after Elizabethan period, ये कब आती है? हमारी Elizabethan period में आती है. ठीक है. एलिजाबेथन पीरियड के बाद जब जेम्स द फर्स्ट आता है, जब जैकोबियन पीरियड आता है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल की ट्रांसलेशन होती है इन 1611 एंड दिस इज कॉल्ड एज किंग जेम्स वर्जन. इट इज कॉल्ड एज द किंग जेम्स वर्जन. This is called as the King James Version. This is the most important Bible. There were a lot of bishops, there were a lot of scholars who were commissioned to write this Bible, and this is one of the most important Bible. इसकी काफ़ी सारी revisions भी होती हैं. कौन सी revision होती है? अब ये एक बारी 1616 में रिवाइज होती है, 1629 में भी रिवाइज होती है, 29 में भी होती है. ऐसे बहुत सारी इसकी रिवीजन है. 69 में भी होती है, 62 में भी होती है. ठीक है. इन्हें आप क्या बोल सकते हो? रिवाइज्ड वर्जन कह सकते हो. ये इनका रिवाइज्ड वर्जन है, रिविजन्स हैं इस बाइबल की. ठीक है. दीज आर द मल्टीपल रिविजन्स दैट यू सी. कूल. सो अब एक चीज हमें याद रखनी है, जो किंग जेम्स बाइबल है
जो किंग जेम्स बाइबल है वो किसकी बाइबल पे सेट है? वो टिंडेल की बाइबल से अबाउट 69 से 70% कहाँ रिलाई करती है? हमारी टिंडेल की बाइबल पे। सो अगर ये भी क्वेश्चन आता है, दिस इज ऑल्सो अ PYQ। ये क्रोनोलॉजी तो आती है बट ये भी आया हुआ है कि किंग जेम्स बाइबल कहाँ से सबसे ज्यादा लेती है, तो वो लेती है टिंडेल की बाइबल से सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारे पास किंग जेम्स का जो रिवाइज्ड वर्जन आता है वो आता है, इसे आप एक और नाम से बोलते हो रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन। क्या बोलते हो आप? रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन। उसके बाद यू हैव द हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन। इसके बाद कौन सा आता है? हॉलमैन रिवाइज्ड वर्जन, हॉलमैन रिवाइज्ड वर्जन। कूल, इज इट क्लियर? सो अब दो चीजें यू हैव टू रिमेंबर। वाइक्लिफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू रिमेंबर। वाइक्लिफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइक्लिफ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. So Wycliffe was a Oxford professor as well as a prolific writer. So he had a lot of translations that he did, and he translated the Bible as well, which was produced in the form of a manuscript. In total there were about 250 copies that were made. इसकी कितनी versions कितनी copies आती हैं? 250 copies आती हैं. But Pope was very very angry when Wycliffe firstly translated the Bible in English. So Pope को बहुत गुस्सा आ जाता है. Pope produce ये Wycliffe इसे produce करते हैं 1380 से लेकर 1390 के बीच में. And we have the Archbishop Thomas. The Archbishop Thomas, he declared that Wycliffe की Bible was a crime. He said that Wycliffe ने क्या किया है? इन्होंने एक क्राइम कर दिया है and इनकी बाइबल को जला दिया जाता है, प्लस Wycliffe को भी जला देते हैं, Wycliffe को भी मार दिया जाता है. Wycliffe की बाइबल की वजह से ही पीजेंट्स रिवोल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है. जब आप यहाँ पे चौसर की एज पढ़ोगे, ये कब आती है? चौसर्स एज में सबसे ज्यादा फेमस हो जाती है वाइक्लिफ बाइबल, और वाइक्लिफ बाइबल की वजह से ही द पीजेंट रिवोल्ट आता है. अब पीजेंट रिवोल्ट क्या था? अभी तक कोई भी लोअर स्ट्रैटा के लोग उठे के बाहर नहीं आए थे और ये नहीं कहा था कि हमें लड़ना है. तो आप जब विद हिमानी चौसर की एज पढ़ोगे तो लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. क्या देखोगे? सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखो, कैसे फ्यूडल स्ट्रक्चर था. क्या देखोगे आप? फ्यूडल स्ट्रक्चर देखोगे. सबसे ऊपर आते थे किंग, सबसे ऊपर गॉड आता था, फिर किंग है, उसके बाद गॉड आते हैं, फिर किंग, उसके बाद वी हैव द क्लर्जीमैन, फिर प्रीस्ट, फिर नन. तो इसीलिए ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपकी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज टू लुक एट द फ्यूडल स्ट्रक्चर. उससे आपको समझ आएगा. एंड चौसर क्या कर रहे थे? चौसर इसी पे ही सटायर करते हैं. क्या करते हैं? इसी पे ही सटायर, सरकाज़म करते हैं, राइट. तो उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, कैन यू टेल मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ चौसर? कैंटरबरी टेल्स. क्या है? कैंटरबरी टेल्स. तो जब आप कैंटरबरी टेल्स पढ़ते हो तो वो यही कर रहे हैं. वो वहां की नन्स प्रीस्ट को क्या करते हैं? ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू सेटराइज. वो हर किसी को बैड लाइट में दिखाते हैं कि जो हमारी प्रीस्ट, जो नन्स प्रीस्ट है, वो क्या कर रही है? उनके 5 हस्बैंड हैं. उनके हस्बैंड ने, उनके 5th हस्बैंड ने उनको बहुत जोर से चांटा मारा था, इसलिए वो सुन नहीं सकती हैं. दीज डिस्क्रिप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन सब जितने भी फ्यूडल स्ट्रक्चर के लोग हैं यहाँ पे, उनकी डिस्क्रिप्शन पेपर में आती हैं. हॉर्स पे कौन चल के जाता था, फैट कौन था, बहुत ग्लटनी किसके अंदर थी, ऐसी ऐसी चीजें आपसे पेपर में पूछते हैं. वो इसीलिए पूछते हैं बिकॉज ये स्ट्रक्चर उस टाइम पे सब क्वेश्चन कर रहे थे. और जैसे ही बाइबल आई वाइक्लिफ की, एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले ऊपर गॉड अपने आप को मानते थे. गॉड से इक्वल पोप अपने आप को मानने लगे थे. ठीक है. इसी तरीके से जितने भी आर्च बिशप्स थे वो अपने आप को मानते थे. उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रीस्ट आते थे, फिर नन्स आती थी, उसके बाद कॉमन पीपल आते थे, उसके बाद भी बहुत लोग हैं बीच में. ठीक है. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था. तो ये लोग बाइबल का ही यूज कर कर अपने आप को सुपीरियर मानते थे. तो जब वाइक्लिफ ने बाइबल को ट्रांसलेट किया तो पीजेंट रिवोल्ट हो गया. पीजेंट्स उठ के आए. इन 1381 पीजेंट्स उठ के आए और उन्होंने बोला कि हम इतने ज्यादा पीछे नहीं रहेंगे. और क्या हुआ?
द लोलार्ड्स मूवमेंट आया। और क्या आया? द लोलार्ड्स मूवमेंट आया। और ये लोलार्ड्स मूवमेंट भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही सारे जितने भी हमारे पीजेंट्स थे यही यहाँ पे बोल रहे थे दैट वी आर नॉट गोइंग टू सकम टू ऑल द क्राइम दैट यू आर डूइंग ऑन अस। सो इसी की वजह से वाइक्लिफ को इन्होंने क्या कहा, हेरिटिकल प्रूफ कर दिया। वाइक्लिफ को क्या बोला कि उन्होंने हेरेसी करी है, हेरिटिकल बोल दिया। और वाइक्लिफ को क्या कर दिया, ही वॉज बर्न टू डेथ, ही वॉज बर्न टू डेथ, राइट। इसके बाद क्या आया, फिर इरास्मस ने बाइबल ट्रांसलेट करी, फिर टिंडेल ने करी, फिर कवरडेल, मैथ्यू द ग्रेट बाइबल, जेनीवा बाइबल, बिशप्स बाइबल अंडर क्वीन एलिजाबेथ। देन वी हैव द जेम्स वन बाइबल, दिस इज द किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल। अब इसकी भी अपनी एक कहानी है, जब हम किंग जेम्स के बारे में पढ़ेंगे देन यूल अंडरस्टैंड। किंग जेम्स वॉज मैरिड टू अ वुमन हु कुड नॉट प्रोवाइड हिम विद अ मेल हायर। तो क्योंकि इनके पास एक मेल नहीं था जिसके पास आगे लीनिएज में क्राउन जाएगा, वो क्या करते हैं, किसी और से जो कि इनकी ही वाइफ की कौन थी, मेड थी, उनसे प्यार में पड़ जाते हैं। तो ये अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, डिवोर्स। तो उस टाइम पे पोप ने डिवोर्स जैसे वर्ड को प्रोहिबिट किया था कि कोई भी किंग डिवोर्स नहीं दे सकता है। दैट इज वाई किंग जेम्स अपने आप को सही प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एंग्लिकन चर्च ऑफ इंग्लैंड सेट करते हैं। क्या करते हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड सेट कर देते हैं। और इस चर्च ऑफ इंग्लैंड को सेट करने के लिए इन्हें एक बाइबल चाहिए होती है, तो ये करते हैं किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल सेट, जहां पर वो अपनी ही कहानियां सही प्रूव करने के लिए क्रिश्चियनिटी का यूज करेंगे। सो दीज आर द मल्टीपल बाइबल्स एंड दिस इज द हेवॉक दैट द बाइबल क्रिएटेड। ओके, राइट। एंड इरास्मस क्या है, लैटिन में लैटिन, क्योंकि इरास्मस लैटिन में ही लिखते थे, वो लैटिन में ही चेंज करेंगे बाइबल को। वी हैव मार्टिन ल्यूथर ऑल्सो, अलग से यहाँ पे इरास्मस के बाद एक बार मार्टिन ल्यूथर भी आए थे। मार्टिन ल्यूथर की स्पीचेस भी इंपॉर्टेंट है। मार्टिन ल्यूथर ने भी बहुत सारी अगेंस्ट बाइबल स्पीचेस दी थी और इन्होंने जर्मन ट्रांसलेशन की थी। क्या की थी, जर्मन ट्रांसलेशन। से कुछ चीजें आप याद रखोगे। अगर कभी, एंड दिस इज ऑल्सो PYQ, माइल्स कवरडेल वर्जन ऑफ बाइबल जो है हमारा, माइल्स कवरडेल, उनकी बाइबल 53 में आती है। कवरडेल्स बाइबल, ये किसके अंडर आ रही थी, हेनरी द 8th के अंडर थी। किंग के नाम भी याद रख लेना, हेनरी द 8th के अंडर है। इट वॉज डेडिकेटेड टू हेनरी द 8th। Okay, then we have the Matthew Bible, the Great Bible। द ग्रेट बाइबल को ग्रेट बाइबल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये उस टाइम द कॉमन प्रेयर बुक के बारे में बात कर रहा था। फिर जेनीवा बाइबल आती है, एंड जेनीवा बाइबल एक ऐसी बाइबल है जो प्रोटेस्टेंट्स के फेवर में बोलती है, थोड़ा बहुत प्रोटेस्टेंट्स के फेवर में बोलती है ये बाइबल। क्वीन एलिजाबेथ के अंडर आती है बिशप्स बाइबल, एंड देन वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइबल। सो टोटल कितने लोग मिलके बनाया था इन लोगों ने, सबसे पहले ये बाइबल 1604 से 1611 तक लिखी जाती है, 1604 से 1611 तक लिखी जाती है। दिस इज ऑल्सो PYQ। और 47 स्कॉलर्स वर देयर। हाउ मेनी स्कॉलर्स, 47 स्कॉलर्स वर देयर। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। और इसका सोर्स कौन था, टिंडेल की बाइबल। ओके, नाउ अगर कोई अभी पूछे करंटली कौन सी बाइबल चल रही है, तो बाइबल है नेट बाइबल। अब जो आप ऑनलाइन देख लेते हो ना, इसलिए इसे कहते हैं नेट बाइबल। ये भी PYQ है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आया है पेपर में, ये सारे PYQs है। आई हैव रिटन ऑल ऑफ दीज थिंग्स जहां पे जो पूछे जा चुके हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड। कूल, let's go forward. Let us talk about right
लेट अस टॉक अबाउट एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आते हैं, ग्रीक लोग आते हैं, रोमन्स आते हैं। रोमन्स यहाँ आएंगे, पर क्योंकि विसिगॉट ने उनके ही टाउन को अटैक कर दिया था, वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स एंड डेन्स यहाँ होते हैं, जो कि जर्मन ट्राइब्स हैं, वो धीरे धीरे यहाँ अटैक करती हैं और रहने लगती हैं। ऑलरेडी वी हैव ब्रिटॉन्स एंड पिट्स ऑलरेडी लिविंग हेयर, दे वर लिविंग हेयर, एंड इनकी अपनी एक लिटरेचर होने लगती है। हेप्टार्की जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है व्हेन वी हैव नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंग्लिया, वेसेक्स, सेसेक्स, केंट एंड एसेक्स जैसे मॉडर्न टाउन्स हमारे पास यहाँ पे बनने लगते हैं। मॉडर्न डे लंदन कहाँ पे है, एसेक्स के अंदर ही है। पॉलिटिकल कमर्शियल सेंटर इज मर्सिया, literary center was Northumbria, right? So these are the areas. We have the 7 kingdoms that were created. The 7 kingdoms that were created were, we have Kent जो कि जूट्स जहाँ पे रूल कर रहे हैं, मर्सिया, नॉर्थम्ब्रिया। नॉर्थम्ब्रिया में ही बेदे लिख रहे हैं, दैट इज वाई ये लिटरेरी सेक्टर भी है। बेदे ने क्या किया था, बेदे ने फर्स्ट हिस्ट्री लिखी थी हमारी पूरे ब्रिटिश में अभी तक, ब्रिटिश लैंड में अभी तक जो भी हुआ है उसकी एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री, दैट something that we will write in detail. Then we have East Anglia, Sussex, Essex, Wessex, right? और Wessex क्यों important है, because वहां पर ही किंग एल्फ्रेड द ग्रेट थे। I hope this is clear. उसके बाद हमने इंग्लिश के अंदर किस तरीके से हमने ग्रोथ देखी वो देखा। Now let us study about the literary period. Now let us talk about the literature of these times. आई होप द बैकग्राउंड इज क्लियर। अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो बाकी चीजें समझ नहीं आती हैं, दैट इज वाई हमने इस पे इतना फोकस किया है। ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू इज फर्स्टली स्टडी अबाउट द 4 very important. So Heptarchy was created. Now you have to remember, and it's a PYQ, again and again they do ask about this. There were 4 manuscripts during this time. जितना भी लिटरेचर था यहाँ पे वो मोस्टली कैसा था, वो मोस्टली ओरल लिटरेचर था पहले तो। जो थोड़ा बहुत भी रिटन लिटरेचर है वो लॉस्ट हो चुका है। तो हमारे पास ऑथर्स नहीं है, अगर ऑथर्स हैं तो टेक्स्ट नहीं है, और अगर टेक्स्ट हैं तो उनके ऑथर्स नहीं है। तो कुछ ही हमारे पास बचे हैं, हम उन्हीं से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या उधर लिटरेचर का तरीका होता था। लैंग्वेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, डैनिश, नॉर्वेजियन लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज मिक्स होती थी उस टाइम पे, मेल्टिंग पॉट जैसी लैंग्वेज थी। सो टोटल में हमारे पास 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें मिली थी बड़े बड़े भाई खाते। इन भाई खातों के अंदर हम लोगों को 4 मिले ऐसे बड़े बड़े भाई खाते जहां पे अलग अलग वर्क्स एक साथ पे प्रिंटेड थे। तो दीज आर कॉल्ड एज द 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स दैट कंटेन मल्टीपल फ्रेजेस फ्रॉम द बाइबल। इसके अंदर क्या मिलता है हमें, इसके अंदर हमें मिलते हैं फ्रेजेस फ्रॉम बाइबल, हमें बाइबल से फ्रेजेस मिलते हैं, फ्रेजेस फ्रॉम बाइबल, राइट। हमें बड़ी बड़ी डिफरेंट क्या मिलते हैं, ओरल रिडल्स मिलती हैं। रिडल्स उस टाइम पे बहुत सारी आती थी। सॉन्ग्स मिलती हैं, कुछ पोयम्स मिलती हैं, और कुछ छोटे मोटे स्टोरीज और टेक्स्ट मिलते हैं। ये सारी चीजें हम देखते हैं 4 बाइबल्स के अंदर, द 4 बाइबल्स। सो द 4 बाइबल्स के अंदर, 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर, दीज आर द 4 बाइबल्स जो कि 11th सेंचुरी से स्टार्ट होती हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट। ये भी पेपर में आया हुआ है। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द जूनियस manuscript which contains phrases from the Bible, या फिर कुछ बाइबल के फ्रेजेस, या फिर कैडमोन उस टाइम के कैडमोनियन पोयम्स, मतलब कैडमोन उस टाइम के पोएट थे। कैडमोन की कुछ पोयम्स यहाँ पे आती हैं और कुछ बाइबल के फ्रेजेस, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। सो ये हमारी फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है, कॉल्ड एज द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट। The Junius manuscript. Then we have the Exeter book. The Exeter book, जहां पे हमें क्या मिलती हैं, कुछ पेगन प्लस क्रिश्चियन लिरिक्स मिलती हैं।
क्या मिलती हैं हमें? एलेजिक पोएम्स मिलती हैं, एलेजिक पोइट्री, एलेजिक पोइट्री, रिडल्स, रिडल्स और कुछ वर्सेस भी, एंड सम वर्सेस। ठीक है, उसके बाद वी हैव कॉटन वेटिलियस, कॉटन वेटिलियस, कॉटन वेटिलियस। इसी बुक के अंदर हमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बेवुल्फ मिलता है। सो बेवुल्फ was published in this manuscript। ठीक है, स्पेल गलत मत करना। देन वी हैव फोर्थ जूडिथ मैन्यूस्क्रिप्ट, sorry, we have the work Judith, and we have the fourth which is called as Vercelli manuscript। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। we have the Junius, the Exeter, the Cotton and the Vercelli manuscript। यहां पे entirely devoted थी ये religious poems, entirely devoted to religious poems and lives of saints के बारे में बात हो रही थी। जिसे क्या बोलते हैं? हेलियोग्राफी बोलते हैं। ये PYQ है, ये ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है। ये भी इन सब मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम भी, प्लस बेवुल्फ किसके अंदर है ये भी, राइट। सो द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री जो भी ये सारी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट थी। लेट अस टॉक अबाउट लिटरेचर। सो द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, जो भी हमारे पास ओल्ड इंग्लिश में पोइट्री थी, दैट वाज डिवाइडेड एंड द चार्म वाज वेरी वेरी स्पेशल। उस टाइम पे जितनी भी हमारी पोइट्री थी उसमें मीटर लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मीटर प्लस उसका वर्ड ऑर्डर, उनके वर्ड के ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्लस वोकैब भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो पोइट्री के अंदर इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री दैट यू शुड नो। उस टाइम पर पोइट्री कैसे लिखी जाती थी? एलिटरेशन यूज करके लिखी जाती थी। क्या करते थे? जो फिगर ऑफ स्पीच है एलिटरेशन, उसका यहाँ पे यूज किया जाता था। द वॉवल साउंड्स जो रिपीट होती हैं उसे हम एलिटरेशन कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता था, एलिटरेशन। प्लस इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है सेज्यूरा। सो सेज्यूरा मीन्स टू लाइन्स दैट आर कनेक्टेड, टू लाइन्स दैट आर कनेक्टेड। और ये दो लाइन्स अपने आप में मतलब रखती हैं लेकिन वो एक पॉज के बाद कनेक्ट होती हैं, तो उस पॉज को सेज्यूरा कहते हैं। ये पॉज है बिटवीन द टू हाफ्स ऑफ द सेम लाइन, आप ये कह सकते हो। सो यू कैन से दैट दिस इज अ पॉज बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द सेम लाइन। और हर हाफ क्या करता था? अपना एक मीनिंग होल्ड करता था ताकि वो मेट्रिकल स्कीम बन जाए, टू हाफ स्कीम। सो वी हैव द सेज्यूरा, ठीक है। देन वी हैड इन्फ्लेक्शन लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज यूज होते थे? इन्फ्लेक्शन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जिसमें जर्मनिक टर्म्स यहां पे ज्यादा आती थी सेंटेंस के अंदर। वी हैड अ लॉट ऑफ वेरिएशन लैंग्वेज में, और यहाँ पे कैनिंग्स यूज होती थी। नाउ दिस इज ऑल्सो PYQ, दिस इज ऑल्सो PYQ एंड दिस इज अ PYQ एज वेल। तो कैनिंग्स क्या होते हैं? कैनिंग्स फिगरेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं, फिगरेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश। जैसे कि आप कह सकते हो इमेजिनेटिव इमेजरी यूज, ठीक है, इमेजरीज का यूज किया जाना, उन्हें कैनिंग्स कहते हैं।
सो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री। और पोइट्री किसके बारे में लिखी जाती थी? ईदर अबाउट गॉड्स और अबाउट वॉरियर्स। तो थीम क्या होते थे? या तो रिलीजियस होती थी या अबाउट क्या होता था? वॉरियर्स होते थे। वॉरियर्स में जैसे किंग आर्थर के बारे में लिख दिया, और रिलीजन मतलब गॉड के बारे में लिखते थे। ओके ग्रेट। सो पोइट्री के अंदर सबसे पहले अगर हम पोइट्री का डिस्कस करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोइट्री हमारी कौन सी है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री इज बेवुल्फ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट्री इज बेवुल्फ। बेवुल्फ एक एपिक है। सारे एपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स बेवुल्फ के अंदर हैं। एपिक क्या होती है? लार्जर देन लाइफ हीरोज रखने वाली कोई वर्क जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, एक वॉरियर के बारे में बताती है, जहां पे फाइट्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, इंटरप्रिटेशंस अच्छी होती हैं। मीडियाज रेस्ट में स्टार्ट होता है। अनदर PYQ किस में स्टार्ट होता है? मीडियाज रेस्ट मतलब बीच में से, कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज बेवुल्फ फॉर यू। बेवुल्फ एक स्वीडिश ट्राइब है। गीट्स किसकी कहानी है? गीट्स एक स्वीडिश ट्राइब है। गीट्स एक स्वीडिश ट्राइब है, उनकी कहानी है, गीट्स की कहानी है बेवुल्फ। इट इज नरेटिव टू हाईलाइट दीज ट्राइब्स, गीट्स एंड डेन्स। डेन्स भी मिलते हैं वहां पे उनको, गीट्स एंड डेन्स। सो बेवुल्फ ही हीरो का नाम है, जो कैसा हीरो है? स्कैंडिनेवियन हीरो है। ही इज अ स्कैंडिनेवियन हीरो who of course is going to kill a dragon। वो एक ड्रैगन को मार देता है। एंड यू हैव द समरी इन द बुक, तो आप उस समरी को पढ़ सकते हो। प्रोटैगनिस्ट हमारा हीरो कौन है? हमारा हीरो बेवुल्फ ही है। हीरो जो है ये गीट्स का है, एंड प्लस ये क्या करता है? ही कम्स टू एड। ये एक किंग थे, ये किंग है वहां के, उनकी मदद करने आता है, बिकॉज उनके किंगडम में बहुत सारे ट्राइब्स अटैक कर रहे होते हैं और एक मॉन्स्टर होता है। ठीक है, मॉन्स्टर कौन होता है? ग्रिंडेल। मॉन्स्टर कौन है? ग्रिंडेल है। एंड किंग कौन है? होथरागर। ठीक है, ग्रिंडेल मॉन्स्टर है। तो बेवुल्फ को बुलाया जाता है। बेवुल्फ आके इसको क्या करता है? स्लेन कर देता है। बहुत मेहनत के बाद, ऑफ कोर्स बहुत इनको टाइम लगता है, उसके बाद इसको मार देते हैं। सेकंड पार्ट में आप ये भी देखते हो कि ग्रिंडेल की जो मदर होती है, वो किस पे रिवेंज लेती हैं? बेवुल्फ पे रिवेंज लेती हैं। बेवुल्फ के किंगडम चली जाती हैं और बेवुल्फ पे रिवेंज लेती हैं। राइट, सो ये पूरी कहानी है। बट ऑफ कोर्स लास्ट में बेवुल्फ एक वॉरियर की तरह बन जाते हैं। तो ये एक कौन सी एपिक है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक, बेवुल्फ। बेवुल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिक उस टाइम पे, एंड दिस वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एपिक जॉनर है, ये भी याद रखना। दिस हैज बीन आस्क्ड। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है? डुइक्स मशीन यूज होती है। डुइक्स मशीन क्या होता है? यहाँ पे ऐसी अननोन चीजों को, फ्रेगमेंटेड चीजों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के, जैसे गॉड होते हैं लेकिन वो इस तरीके से उड़ते हुए आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो डुअल एक्स मशीन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लार्जर देन लाइफ चीजें होती हैं। एक और चीज यहाँ पे हमेशा इन्वोकेशन मिलता है। ये कुछ चीजें आप कहाँ देखोगे? पैराडाइज लॉस्ट में भी देखोगे। पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो एन एपिक, राइट? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिक। लार्जर देन लाइफ वॉरियर हमें मिलता है, कोई ना कोई वॉरियर के बारे में ही बात होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एपिक कौन सी? हमारी इलियड। उसके अंदर हेक्टर या फिर प्रायम को भी ऐसे ही दिखाया ना, वॉरियर है। एल्कलीस को दिखाया है। सो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, बेवुल्फ बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। काफी सारी ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में भी पता लगता है बेवुल्फ से पढ़ के, बट हम उससे नहीं पढ़ सकते हैं बिकॉज ये ओल्ड इंग्लिश में है। किस में है? ये ओल्ड इंग्लिश में है। नाउ फ्यू फैक्ट्स अबाउट बेवुल्फ दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बेवुल्फ की समरी पढ़ोगे, बेवुल्फ की समरी रीड करना इंपॉर्टेंट है। मैं बताती ही जा रही हूँ आपको कौन सी समरी पढ़नी है। तो बेवुल्फ इंपॉर्टेंट है, बट बेवुल्फ से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि व्हेन यू टॉक अबाउट बेवुल्फ यू ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट सीमस हेनी। किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? सीमस हेनी के बारे में बात करनी है। सीमस हेनी हमारे मॉडर्न इंग्लिश के राइटर हैं, मॉडर्न पीरियड में आ जाते हैं सीमस हेनी। सीमस हेनी ने क्या किया है? ही ट्रांसलेटेड बेवुल्फ, और उन्होंने टाइटल दिया था बेवुल्फ अ न्यू वर्ड्स ट्रांसलेशन। क्या दिया था? ट्रांसलेशन
बेवुल्फ, बेवुल्फ a new verse translation. So he translated Beowulf. कब की थी इन्होंने? 1999 में, 1999 में. इसको एक और नाम से जानते हैं, हेनी वुल्फ. किसके नाम से? हेनी वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है ये. हेनी वुल्फ और हेनी वुल्फ क्या की थी इन्होंने? ट्रांसलेशन की थी. ट्रांसलेशन क्या होता है? किसी भी ओल्ड इंग्लिश से जब इन्होंने इंग्लिश में बदल दी लैंग्वेज, उसे ट्रांसलेशन कहते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद बेवुल्फ इज मेंशन इन सैम्यूल बेकेट का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है? वेटिंग फॉर गोडॉट. और ये वर्क वेटिंग फॉर गोडॉट में मेंशन्ड है, ये भी पेपर में आता है. ठीक है. उसके बाद थर्ड J.R.R. Tolkien gave a lecture. He gave a lecture on Beowulf. उन्होंने Beowulf पे लेक्चर दिया था. नाम क्या था लेक्चर का? Beowulf, the monster and the critics. Beowulf, the monster and the critics. ओके. उसके बाद एक और लास्ट चीज, वी हैव अ मॉडर्न राइटर कॉल्ड एज केविन, KVIN, केविन किकरमैन. He also wrote a work called as Electronic Beowulf. Okay, so this is the first thing that you have to remember, right? Let us go further and talk about the other literary works that were there. Then you have to remember Venerable Bede was a writer. Why is he called as venerable? Because he did a very noble act to give the history. अभी तक किसी ने भी नहीं की थी. And he was a very learned man. बहुत पढ़े लिखे थे, इसीलिए ही इनको venerable भी कहते हैं. He is the first historian. He gave the first historical account of England. सोचो, सबसे पहले इंग्लैंड के बारे में बात करने वाले वेनरेबल बेदे ही थे. सेल्टिक क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बॉर्न हुए थे. रोमन और सेल्टिक लोगों के बीच की जो फाइट्स थी उनके बारे में भी वेनरेबल बेदे ने बताया था. वेनरेबल बेदे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर ड्यूरिंग दैट टाइम. ही इज कॉल्ड एज वेनरेबल. ये भी याद रखना, बहुत ही लर्नेड थे. इन्होंने अपनी सारी लाइफ कहाँ पे बिताई थी? नॉर्थम्ब्रिया में बिताई है. नॉर्थम्ब्रिया से ये बिलोंग करते थे, इसीलिए ही मैंने आपको बताया था कि लिटरेरी वहीं पर ही स्टार्ट हुआ था. ऑलमोस्ट इनके सारे वर्क्स किसके अंदर हैं? लैटिन में. कुछ चीजें जो याद रखनी है, ठीक है, लैटिन में है. इनके मोस्टली सारे वर्क्स लॉस्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ वर्क वेनरेबल बेदे के बचे हैं. कुछ वर्क अभी हैं हमारे पास जो हम लिख सकते हैं. द फर्स्ट दैट यू हैव टू राइट इज, सो वेनरेबल बेदे ने और भी बहुत सारे लोगों की ट्रांसलेशंस करी हैं. सो राइट डाउन, ही रोट होमलीज. दिस इज होमलीज, commentaries on the लैटिन चर्च फादर्स. इन्होंने बहुत सारी कमेंट्री लिखी है लैटिन के चर्च फादर्स में. इन्होंने बहुत सारे लैटिन हिम्स लिखे हैं. क्या लिखे हैं? हिम्स आर द टाइप ऑफ पोयम जो लैटिन में लिखी जाती हैं. इन्होंने 2 बायोग्राफीज भी लिखी थी. 2 बायोग्राफीज लिखी थी सेंट क्यूटबर्ट की, एंड एक इंग्लिश बिशप थे, एंड उन्होंने एक और किसी की लिखी थी. आई विल टेल यू लेटर. एंड आई थिंक ही हैज रिटन अनदर वन called as
So he has written biographies, I think on this person only. He was an English bishop. I'll check again. एक बारी मैं चेक कर लूंगी, दो ये इतना पूछेंगे नहीं इतना डिटेल में, पर एक इंग्लिश बिशप के बारे में लिखा. इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क जो पेपर में आ सकता है, इट इज कॉल्ड एज कंसर्निंग द नेचर ऑफ थिंग्स. ये भी इन्होंने लिखा है. प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नेशन. ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वर्क से एक और क्वेश्चन बन जाता है. इस वर्क की ट्रांसलेशन फिर बाद में एक और बार की गई थी. इस वर्क की ट्रांसलेशन एक और बार करी थी. किसने की थी? एल्फ्रेड द ग्रेट ने. ये किंग थे, एल्फ्रेड वहां के किंग थे. किंग एल्फ्रेड, एल्फ्रेड द ग्रेट लिख सकते हो एट द एंड ऑफ द सेंचुरी. एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये किस में डिवाइडेड है? ये 5 बुक्स में डिवाइडेड है. टोटल 5 बुक्स में ये डिवाइडेड है. राइट? प्लीज राइट दिस डाउन. जेनेसिस की कहानी यूज करते हैं ये, एक्सोडस की कहानी यूज करते हैं और ये वर्क लिखते हैं. एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नेशन. इंग्लिश नेशन. ओके इनका एक और वर्क है, आई डोंट थिंक ये पेपर में कभी आएगा. एक और वर्क था, पोयम लिखी थी इन्होंने, डेथ सॉन्ग. ठीक है. देर आर अदर पोएट्स ऑल्सो. सो आफ्टर वेनरेबल बेदे वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट पोएट एंड हिज नेम इज कैडमोन. क्या नाम है इनका? कैडमोन इनका नाम है. कैडमोन इज नोन फॉर हिज हिम्स. सबसे ज्यादा कैडमोन ने क्या लिखी थी? कैडमोन ने अपनी हिम्स लिखी थी, विच रेफर्स ही इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. एंड इन्होंने कैडमोनियन स्कूल बनाया था, जिसके अंदर से बाद में ही पोइट्री लिखा जाना बहुत ज्यादा फेमस हो गया. सो ही स्टार्टेड टू राइट डिफरेंट वर्सेस नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट के अंदर. सो ही बिकेम वेरी वेरी फेमस, वेरी फेमस. He kept on referring to God, the Trinity, the God, the Father and the Man. इन सब के बारे में इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं. इनके कुछ और वर्क्स हैं जिसे हम कैडमोनियन साइकिल के बारे में, साइकिल के नाम से जानते हैं. कैडमोनियन साइकिल. हिम्स लिखने से अपना इन्होंने काम स्टार्ट किया था. कैडमोनियन स्कूल अपना सेट किया, लोगों को लिरिक्स और हिम्स लिखना सिखाया. एंड देयर वर सम अदर वर्क्स जो इन्होंने लिखे, दैट यू नीड टू राइट डाउन. क्या बोल सकते हो आप इसको? कैडमोनियन साइकिल बोल दो. कैडमोनियन साइकिल जो इंक्लूड करता था वर्क्स लाइक जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल एंड क्राइस्ट एंड सेटन. एंड एक वर्क है क्राइस्ट एंड सेटन. ये क्राइस्ट एंड सेटन एक साथ है. सो ये जितनी मेन्यूस्क्रिप्ट थी ये 2 बुक्स में डिवाइड की जाती है इनकी. द फर्स्ट जिसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट से बहुत सारी इन्होंने चीजें ली थी, एंड सेकंड क्राइस्ट एंड सेटन. ओके ये 2 बुक्स हैं इनकी. फर्स्ट बुक में ओल्ड टेस्टामेंट से सारी ली है. सेकेंड जो इनकी बुक है इसी के अंदर ही, वो क्राइस्ट एंड सेटन इंक्लूड करती है. सो ये सारी हमारी क्या होती है? ओल्ड टेस्टामेंट की स्टोरीज है. राइट? देन वी हैव अनदर राइटर, अनदर पोएट आई मस्ट से, एंड हिज नेम इज सेनेवुल्फ. इनका नाम क्या है? सेनेवुल्फ. सेनेवुल्फ, he was a very learned man, very notable man when it comes to English literature poems.
इनके ये बेसिकली सारे वर्क्स अपने ह्यूमन फ्लॉज के बारे में लिखते थे, ह्यूमन फ्लॉज, ह्यूमन सिंस, एक लाइफ ऑफ अ ऑर्डिनरी पर्सन एंड उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में उनके सारे वर्क्स थे। सेनेवुल्फ ऑर्डिनरी पीपल के बारे में लिखते हैं, प्लस ऑल आर रिलीजियस इन नेचर। उनकी सारी रिलीजियस पोएम्स होती हैं। कैसी पोएम्स हैं? रिलीजियस पोएम्स हैं। बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव है क्रिश्चियनिटी पर, और उनकी 4 पोएम्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी हैं वो? एलनीन द फर्स्ट वन, जूलियाना द सेकेंड वन, क्राइस्ट द थर्ड वन, क्राइस्ट, एंड द फेट्स ऑफ द एपोस्टल्स। अब अगर आप कंफर्म पूछोगे कि क्या ये इन्होंने ही लिखी है, ये कोई नहीं बता पाएगा, बट कंजेक्चर है, लोगों बुक्स में लिखा है कि ये सारी जो पोएम्स है वो इनको ही क्रेडिटेड है। एक और पोएम है इनकी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ जाती है। इट इज कॉल्ड एज द ड्रीम ऑफ द रूड। द ड्रीम ऑफ द रूड, द ड्रीम ऑफ द रूड। It is often recognized as the best Christian poem and it is also called as a dream allegory. उसे क्या बोलते हो? ड्रीम एलिगरी है। अब कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ ड्रीम एलिगरी? ड्रीम एलिगरी इज अ काइंड ऑफ पोएम। ड्रीम एलिगरी क्या होता है? एलिगरी क्या होता है? सबसे पहले तो एलिगरी होता है किसी चीज को किसी से कंपेयर कर लेकिन छुपा कर लिखना। ठीक है, तो आप छुपा के किसी चीज के बारे में पर्सोनिफाई कर रियल लाइफ सिचुएशंस को लिख रहे हो, लेकिन उसको एज अ ड्रीम साइकिल दिखा दो कि कोई सो रहा था, फिर उसको ये ड्रीम आया, उसने ये सोचा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज ड्रीम एलिगरी। उसको हम ड्रीम एलिगरी कहते हैं। ठीक है, यहां पे क्या पर्सोनिफिकेशन दिखाई है? सो द पोएम इज अबाउट अ नरेटर्स ड्रीम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ पर्सोना ऑफ क्रॉस। तो यहां पे ये किसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है? विद अ क्रॉस। ये ही PYQ है। ये रूड का मतलब क्या है? क्रॉस है। और ये क्रॉस क्या है? जीसस के क्रूसिफिकेशन पे जो क्रॉस यूज हुआ था ना, ऐसा क्रॉस होता है क्रूसिफिकेशन पे, अगर आपने देखा हो तो जीसस इज क्रूसिफिकेशन पे जो क्रॉस यूज हुआ था उसके साथ ये कॉन्वर्सेशन कर रहा है। ठीक है, यही पेपर में आया था। ओके, और द फेट्स ऑफ एन अपोस्टल टोटल 122 पोएम है। ये भी आ सकता है पेपर में, इतनी चीजें याद रखना। और ये कहां पे है? ये वर्चेली बुक के अंदर है, वर्चेली बुक के अंदर। ठीक है, सो एक्सटेंडेड मेटाफर्स यूज कर आप क्या करते हो? एक्सटेंडेड मेटाफर यूज करते हो एलिगरी में, उसको एज अ ड्रीम साइकिल दिखा दो, ड्रीम एलिगरी हो जाता है। ओके, एक और पोएट है, उनका नाम है डियोर। क्या नाम है उनका? डियोर। और इनके वर्क को हम क्या कहते हैं? इनके वर्क को हम कहते हैं डियोर्स लेमेंट। क्या वर्क है? डियोर्स लेमेंट और द कंप्लाइंट ऑफ डियोर। द कंप्लेंट ऑफ डियोर भी कह सकते हो। डियोर बात कर रहे हैं, तो ये बात क्या हो रही है? डियोर एक्सप्रेस कर रहा है, द कंप्लेंट ऑफ डियोर के अंदर डियोर एक्सप्रेस कर रहा है अपनी कंप्लेंट्स कि कैसे इनके पेट्रन को, इनके किंग को कोई और पोएट पसंद आ गया और ये पसंद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी लेमेंटेशन। ये क्या कर रहे हैं? लेमेंटेशन है टू हिज लॉर्ड, अपने लॉर्ड को, कि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं, कोई और पसंद आ गया है। ठीक है, ओके। ऐसा बोला जाता है, इन्होंने एक और पोयम लिखी है, वॉन्डरर। वॉन्डरर ये भी एक एलेजिक पोयम है। ये भी एक एलेजिक पोयम है।
और पोएम्स है जैसे कि द वाइफ्स लेमेंट, द वाइफ्स लेमेंट, द वाइफ्स लेमेंट। ये एक ग्रीविंग वुमेन की कहानी है जिनके हस्बैंड या इनका लवर मर चुका है। द वाइफ्स लेमेंट, द वाइफ्स लेमेंट। दीज वर द मल्टीपल पोएम्स दैट वर देयर। उसके बाद आते हैं हम प्रोज वर्क में। प्रोज क्या होते हैं? प्रोज होते हैं हमारे रिटन फॉर्म में। अगेन ये क्या हो सकते हैं? ये क्रिश्चियन फॉर्म में हो सकते हैं, ये सेक्युलर फॉर्म में हो सकते हैं, मतलब ये वॉरियर्स के बारे में भी हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो इस वर्क, इधर क्या आता है, यहाँ पे पहला वर्क जो आपको याद रखना है, किंग एल्फ्रेड्स ट्रांसलेशन ऑफ बेदे। बेदे के वर्क का ट्रांसलेशन किंग एल्फ्रेड करते हैं, ये आपको याद रखना है। किंग एल्फ्रेड ने और भी बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। ठीक है, सो किंग एल्फ्रेड की कुछ ट्रांसलेशंस हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। द ट्रांसलेशन, सबसे पहले तो द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्सोलेशन of philosophy, soliloquies, ecclesiastical history of the people, pastoral care and psalms। ठीक है, देन यू हैव another writer called as Elfric of Earnsham। इन्होंने भी कुछ वर्क लिखे हैं जैसे कैथोलिक होमिलीज एंड लाइव्स ऑफ सेंट्स। कुछ वर्क्स इन्होंने ग्रामर के ऊपर भी लिखे हैं। ठीक है, इनकी कैथोलिक होमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1980 और फिर 1995, दो बार ही लिखते हैं ये। एल्फ्रिक ये कौन है? हमारे लास्ट राइटर हैं इस टाइम के, इस पीरियड के। इज दिस क्लियर? ये सारी हिस्ट्री है हमारी किसकी, किस पीरियड की है? ये एंग्लो सैक्सन पीरियड है। एंग्लो सैक्सन पीरियड में यही कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे और यही कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंट पोएम्स जैसे कि डियोर के वर्क्स मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, सेनेवुल्फ के वर्क्स हैं एंड यहाँ पे कैडमॉन के वर्क्स हैं। देन यू हैव वेनरेबल बेदेज वर्क, देन यू हैव बेयरवुल्फ। सो दीज आर द सर्टेन वर्क्स। अब बेयरवुल्फ राइटर का नाम भी है, बेयरवुल्फ टेक्स्ट का नाम भी है, बेयरवुल्फ किसने लिखा है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब हमारे पास इंग्लैंड है और इंग्लैंड, हम दोबारा मैप में जाते हैं। अब उस इंग्लैंड को कोई रूल तो कर नहीं रहा है, यहां पर दीज ट्राइब्स आर ओनली फाइटिंग अमंग्स वन अनदर, इजंट इट? These tribes were only fighting against one another. So what happened? There was these Danes. ये Danes क्या करते हैं? यहाँ पे अटैक कर देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं द डैनिश इन्वेजन, जिसे हम बोलते हैं डैनिश इन्वेजन। ठीक है, द डैनिश इन्वेजन, या फिर ये और कौन थे? वाइकिंग्स थे। ये लोग कौन थे? वाइकिंग्स थे। ये यहाँ पे अटैक करते हैं। इस टाइम पीरियड में पूरे ट्राइब्स को, आपस में लड़ रही वाली ट्राइब्स को एक साथ कौन जोड़ता है? सारी ट्राइब्स जितने भी, कौन सी ट्राइब्स हैं? एंगल्स प्लस सैक्सन्स प्लस जूट्स को एक साथ करते हैं किंग एल्फ्रेड। कौन करते हैं? किंग एल्फ्रेड। इसीलिए ही किंग एल्फ्रेड को हम क्या कहते हैं?
द किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। द ग्रेट उनके नाम के आगे इसीलिए ही जुड़ता है बिकॉज वो सारी ट्राइब्स को एक साथ जोड़कर किससे फाइट कराते हैं? द इन्वेजन ऑफ द डैनिश पीपल, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज कॉल्ड एज द ग्रेट किंग एल्फ्रेड. He defeated them. Then, of course, what will happen? The Danes and the Vikings attacked the England, but Alfred the Great defeated them and forced these people to accept Christianity. इसके बाद भी Christianity अलग अलग जगह पे spread होने लगती है. क्या होता है इसके बाद भी? We have Christianity जो spread होती है. Then what will happen? After this, we see that the French people had an interest on England and they decided to go. अब ये तो इतना पास है ना इंग्लैंड यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले अब डेन्स लोग भी चले गए हैं. अब कौन जाएगा? अब हमारे जाएंगे फ्रेंच लोग. तो फ्रेंच लोग कहते हैं अब हम जाएंगे, हमारी बारी है. कौन सा पेन हमने अभी तक यूज नहीं किया है? ठीक है. सो वी हैव द फ्रेंच पीपल हु डिसाइडेड टू गो टू ब्रिटेन. तो अब ये लोग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? यहां पे ये लोग ब्रिटेन पे अटैक करने लगते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. दिस इज कॉल्ड एज द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. ठीक है. ये क्या आता है हमारा? द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जो कब हो रहा है? 1066 में. जब सैक्सन पीरियड खत्म होता है तो कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? नॉर्मन पीरियड स्टार्ट होता है. इससे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मन आर्मी जाके अटैक करती है और जीत जाती है. दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. इट इज कॉल्ड एज नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट. उस टाइम पर कोई बहुत ज्यादा अच्छा किंग नहीं था हमारे इंग्लैंड में, तो इसीलिए ही इंग्लैंड के अंदर रूलर ना होने की वजह से वी हैव द Norman king who went there and tried to rule these people. So Norman लोग कहते हैं कि हम जाएंगे और यहाँ पर इनसे लड़ेंगे. So it was an occupation. It was an occupation of England by the Norman, French and the Briton soldiers that were led by Duke William. ठीक है. So Duke William यहाँ पे होते हैं और वो चले जाते हैं और इनको क्या करेंगे? रूल करने लगेंगे. So let us read this. अपनी नॉर्मैंडी से आर्मी तैयार करते हैं और विलियम द कॉन्करर बन जाते हैं. क्या बन जाते हैं? विलियम द कॉन्करर. कौन बन जाएंगे? I'll write है विलियम द कॉन्करर बन जाएंगे. उनका नाम विलियम होता है क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आर्मी के साथ जाते हैं और इंग्लैंड को कैप्चर कर लेते हैं. Right, so we have he was from Normandy and William's hope was to ascend England throne and he was largely motivated by the relationship that he had and the childless things that the Anglo-Saxon kings were doing, that was fighting amongst one another. However, after his death, the throne was succeeded to Harold Godwinson, the brother-in-law of Edward. उसके बाद throne किसको मिलता है? तो ये लोग तो इनकी डेथ हो जाती है एक बारी रूल करने के बाद. उसके बाद हेरोल्ड गॉडविंसन को क्या मिल जाता है? थ्रोन मिलता है. तो कुछ टाइम तक इंग्लैंड को रूल कौन करेगा? हेरोल्ड गॉडविंसन. हेरोल्ड गॉडविंसन क्या करता है? इंग्लैंड को कुछ टाइम के लिए रूल करता है. और ये बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में होता है, स्टैम्पर्ड ब्रिज में. कब होता है? ऑन सितंबर 25 इन 1066. सितंबर 25 1066 को अपनी आर्मी लेके विलियम जाता है और रूल करने लगता है. और उसके बाद क्या हो जाता है? हैरोल्ड गॉडविंसन यहाँ का किंग बन जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट. उसके बाद इंग्लैंड पे किसका रूल होता है? फ्रेंच का इन्फ्लुएंस आने लगता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. और यहाँ पे कौन से चेंजेस देखे जाते हैं? द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, आई होप सबको समझ आ रहा है कैसे इंग्लैंड को अब दोबारा रूल कर लिया गया है. सो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हो गई है.
लिख लेते हैं हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बारे में लिटिल बिट. लेट अस टॉक अबाउट द नॉर्मन एज. द नॉर्मन एज दैट और द नॉर्मन पीरियड जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले यहाँ पे होती है बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन 1066. इन 1066 किसके बीच में हो रही है? वी हैव विलियम. ही वॉज ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. ये अपने सोल्जर्स के साथ जाते हैं. उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास फ्रेंच प्लस इंग्लिश का मिक्सचर होने लगता है इन द लैंग्वेज. उसके बाद किंग कौन बन जाते हैं, यहीं पर ही हम लिख लेते हैं. उसके बाद किंग कौन बनता है? हैरल्ड गॉडविंसन. हैरल्ड गॉडविंसन किंग बन जाते हैं. सो हैरल्ड गॉडविंसन वॉज द लास्ट किंग ऑफ इंग्लैंड. ये इंग्लैंड के लास्ट किंग होते हैं, ऐसा ये याद रखो. इंग्लैंड के लास्ट किंग है. विलियम इनको अटैक करते हैं और क्या हो जाता है? खुद कॉन्करर बन जाते हैं. सो विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी उसके बाद यहाँ पे रूल करेंगे. उसके बाद लैंग्वेज में क्या चेंजेस आते हैं? सो द नॉर्मन एज के अंदर लैंग्वेज पूरी बदल जाती है. अब हमारे पास किंग कौन है? किंग बन गए हैं हमारे पास विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी. राइट, हमने यहाँ पे गलती करी, हमने यहाँ पे गलत लिखा है, इसे ठीक कर लेते हैं. सो जो लास्ट किंग होते हैं हमारे हैरोल्ड गॉडविंसन, वो थोड़े वीक होते हैं. ठीक है, वो वीक होते हैं एंड हैरल्ड गॉडविंसन को हरा दिया जाता है. कब हराते हैं? ऑन 25 सितंबर 1066. एंड कौन जीत जाता है? नॉर्मन लोग जीत जाते हैं. उसके उनके वॉरियर कौन होते हैं? विलियम, जिन्हें हम बोलते हैं विलियम द कॉन्करर. एंड विलियम द कॉन्करर बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में फाइनली हटाकर 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट लेके आ जाते हैं. ठीक है, उसके बाद अब आप देखोगे फ्रेंच इन्फ्लुएंस आने लगता है हर जगह पे. कौन सा इन्फ्लुएंस आएगा? फ्रेंच इन्फ्लुएंस देखने लगते हैं. सो हम लोग देखते हैं कि एंग्लो फ्रेंच पीरियड स्टार्ट हो जाता है. कौन सा पीरियड स्टार्ट होता है? एंग्लो फ्रेंच पीरियड स्टार्ट हो जाता है. एंग्लो फ्रेंच ही यहाँ की क्या बन जाती है? ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन जाती है. एंग्लो फ्रेंच ही यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है. दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ फ्रेंच एंड द इंग्लिश दैट वाज ऑलरेडी स्पोकन. ठीक है, और फ्रेंच ऐसा होता था कि जितने भी लोग जो फ्रेंच बोलते थे वो एरिस्टोक्रेटिक लोग होते थे. एरिस्टोक्रेटिक लोग प्लस जो इंग्लिश बोल रहे हैं, जो कि ओल्ड इंग्लिश होती थी, वो कौन होते थे? वो मिडिल क्लासेस होती थी. मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर क्लास लिख लो उनको. वो क्या थे? लोअर क्लासेस. सो कुछ टाइम के लिए फ्रेंच का रूल है. फ्रेंच वॉज द मोस्ट डोमिनेटेड army. Now these Norman people were very very powerful. They just went there and इस टाइम पे इंग्लैंड में क्या इंक्रीज होती है? मल्टीपल क्रूसेड्स इंक्रीज हो जाती हैं. क्रूसेड्स क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं. वॉर्स पे जाया करते थे यहाँ के लोग. तो यहाँ के जितना भी लिटरेचर होता है वो या तो वॉर्स के बारे में होता है या रोमांसेस के बारे में होता है. देयर वर लेडीज वेटिंग फॉर देयर मेल काउंटर पार्ट हु यूज टू गो ऑन क्रूसेड्स. तो वहां पे उन्हें क्या बोलते थे? वो ऐसे वॉरियर्स की तरीके से, द नाइट इन शाइनिंग आर्मर की तरीके से उनको बचाने आएंगे, उसके बाद लड़कर वापस आएंगे और फीमेल्स उनका वेट कर रही हैं. तो यहाँ पे सारे ये क्या बात होती है? आपके रोमन लिटरेचर से इन्फ्लुएंस भी रहते हैं, फ्रेंच लिटरेचर प्लस सारे रोमांसेस का टाइम स्टार्ट होता है. यहाँ के सोर्सेज इनके लैटिन या फ्रेंच सोर्सेज होते हैं. एंड आप क्या देखोगे? रोमांस राइटिंग्स स्टार्ट होती हैं. किंग आर्थर का कोट इंपॉर्टेंट हो जाता है. किंग आर्थर का कोट इंपॉर्टेंट होता है. एंड आर्थर के जितने भी अपने लोग थे काउंसिल के अंदर, वो लोग क्या करते थे? यहाँ पर अपने बारे में बात करते थे. सो दीज वर द मल्टीपल वर्क्स दैट वर देयर. सो किंग आर्थर
एंड उनकी कहानियां बहुत सारी फेमस हो जाती हैं इस टाइम पे। आफ्टर दिस वी विल सी दैट लंडन स्टार्टेड टू बिकम अ प्रॉपर एजुकेशन सेंटर। देयर वर नंबर ऑफ स्कूल्स दैट वर एस्टैब्लिश एंड यू ऑल्सो विल रियलाइज दैट द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश। जब फ्रेंच का रूल होता है तो क्या होता है, लंदन क्या बनता है, एक सिटी लाइफ लंदन के अंदर आने लगती है धीरे धीरे, और ये एक एजुकेशन सेंटर बन जाता है। ये एक एजुकेशन सेंटर बन जाता है लंदन। स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस यहाँ पे ओपन होते हैं। प्लस हम देखते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी क्या होता है, सेट हो जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे सेट होती है। कब होती है, दिस इन 1167 and I think this in 1209. Okay, so you will see that how the literature would change considerably. I hope this is clear. Let us talk about the literary period now. So पहले अगर हम लिटरेरी पीरियड के बारे में बात करेंगे, पहले जितनी भी हमने पोएम्स देखी हैं, पहले हम जो भी हमने देखा मोस्टली अगर आपने देखा हो सारे फाइटर्स के बारे में थे या फिर क्या था, वॉरियर्स के बारे में थी। ये जो हमारे बेसिक थीम्स होते थे ये हीरोइक पोइट्री में आता था। किस में आता था, हीरोइक पोइट्री वाले जॉनर में आता था। वहां से चेंज होकर हम कहाँ आ गए, हम रोमांसेस में आ गए। हम क्या लिखने लगे, रोमांसेस के बारे में लिखने लगे। दिस वाज द कंसीडरेबल चेंजेस। रोमांस वर्सेस यहाँ पे लिखे जाते थे। अब देयर वर पीपल हु वर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो क्या करते थे, वॉरियर्स होते थे। लव एलिमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। फ्लियोर्स, बैचलरहुड के बारे में बात होती थी। जैसे लैंसेलॉट, लैंसेलॉट कौन थे, आर्थर के कोर्ट के अंदर ही वहां पे वर्कर कई काउंसिल के ही मेंबर्स थे। सो लैंसेलॉट, गिनीवेयर जैसे इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में अब यहाँ पे हमने डिस्कशन देखा। लैंसेलॉट, लैंसेलॉट, ठीक है, एंड गिनीवेयर। सो ये क्वीन थी, वेट कर रही थी, अपने किंग से प्यार तो करती नहीं है लेकिन किंग के काउंसिल के लोगों से प्यार करने लगती हैं। तो इस तरीके से वहां पे रोमांसेस के बारे में बहुत स्टार्ट होने लगा। अगर हम लोग इसके लिटरेरी वर्क्स देखें तो हमारे पास कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे कि क्रॉनिकल्स। यहाँ पे क्या हम देखते हैं, क्रॉनिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रूट्स। क्या बोलते हैं, ब्रूट्स। यहाँ पे क्रॉनिकल्स लिखे जाते थे लिटरेरी पीरियड के अंदर। इन द लिटरेरी पीरियड वी हैव द क्रॉनिकल्स। The chronicles actually tell the story of Brutus only. Brutus की ही सारी स्टोरी सुनाते थे। Brutus was known to be the founder of Britain। किस तरीके से number of stories were written about Brutus as a king, Brutus as a descendant, and number of other chronicles were also there। जैसे कि we have Wace who wrote the chronicle। Wace का chronicle है, the first chronicle that you have to remember, Wace, Roman the Brute। रोमन दी ब्रूट वो वेस ने लिखा है, ठीक है। ये एक क्रॉनिकल है, वेस रोमन दी ब्रूट। द टेक्स्ट इज अ ट्रांसलेशन, द टेक्स्ट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया ऑफ जेफरी ऑफ मॉनमॉथ। सो उस टाइम पे जेफरी ऑफ मॉनमॉथ भी थे, एक राइटर जो कि नॉर्मन फ्रेंच में लिख रहे थे। उन्होंने भी एक वर्क लिखा था, जेफरी ऑफ मॉनमॉथ। ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस के अंदर ही इन्होंने वर्क लिखा था, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। ये PYQ है, आई विल टॉक अबाउट इट। हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। और इस वर्क का, ये वर्क लैटिन में लिखा था इन्होंने, फ्रेंच राइटर थे तो
सो वेस ने क्या किया है, रोमन दी ब्रूट के अंदर इसी वर्क की ट्रांसलेशन की है, इस वर्क की ही ट्रांसलेशन करी है फ्रॉम लैटिन टू नॉर्मन फ्रेंच। और ये किसकी स्टोरी है, स्टोरी ऑफ एनीसिस बैटल, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द आइलैंड बाय ब्रूटस। सो फ्रेंच कल्चर के अंदर यू हैड अ हिस्टोरियन, दिस इज ऑल्सो अ PYQ। ये हिस्टोरियन थे फ्रेंच कल्चर के, इनका नाम था जेफरी ऑफ मॉनमॉथ। इन्होंने एक वर्क लिखा था हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, बहुत बार ये पेपर में आता है। इसी के अंदर ही हमें आर्थर एंड हिज काउंसिल, उनकी प्रेवी काउंसिल, क्या बोलते हैं, उनकी प्रेवी काउंसिल के बारे में पता लगता है। सो क्या था, आर्थर थे, किंग आर्थर का काउंसिल था। ये लोग सब साथ बैठते थे और अलग अलग किंग आर्थर का अलग अलग क्रूसेड्स पे जाया करते थे। तो देवर वॉरियर्स जो अलग अलग क्रूसेड्स पे जाते थे और जो जीत के आते थे वो किंगडम उनका हो जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक होली ग्रेल था, होली ग्रेल जो किंग आर्थर ढूंढ रहा था, ये उसी की ही कहानी है और इसके बारे में जेफरी ऑफ मॉनमॉथ ने सबसे पहले लिखा है। तो जब उन्होंने आर्थर, अब किसी को ये नहीं पता था आर्थर वॉज ए रियल पर्सन और नॉट, लेकिन इनकी कहानियों में आर्थर के बारे में बोला गया है। आर्थर एंड हिज काउंसिल, जिसका एक काउंसिल का मैंने आपको नाम बताया, एक काउंसिल का मेंबर कौन था, लैंसलॉट, लैंसलॉट इनका मेंबर था। ठीक है, सो ये सारे कौन थे, वॉरियर्स थे जो अलग अलग जगहों पे जाया करते थे और जीत के वापस आते थे वो किंगडम अपने अंडर लेकर। सो इनके बहुत सारे अलग अलग वो थे, काउंसिल मेंबर्स थे, जिनमें से एक लैंसलॉट है, जैसे मैंने आपको बताया। आर्थर सच है या नहीं है ये किसी को नहीं पता, लेकिन जेफरी ऑफ मॉनमॉथ ने आर्थर के बारे में लिखा है। सबसे पहले हमें पता लगता है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया के अंदर। यही वर्क का ट्रांसलेशन किया है वेस ने, वेस रोमन दी ब्रूट, इन्होंने ट्रांसलेट किया फ्रॉम लैटिन टू रोमन फ्रेंच। और ये स्टोरी है इनीस की। कहा जाता है कि जो ब्रूटस हैं, जिन्होंने इंग्लैंड को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रेंच साइड से, वो किसके डिसेंडेंट थे, इनीस के डिसेंडेंट है, इनीस गॉड है। ठीक है, सो ये उसके बारे में बताते हैं किस तरीके से सब्सिक्वेंट 3 डिविजन्स हुई और कैसे किंगडम बनने लगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल रिमेंबर। ये कौन सा है, वेस का सबसे पहला क्रॉनिकल है। उस टाइम पे सैक्सन एज में, एंग्लो सैक्सन एज के अंदर यू हैड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दिस टाइम यू विल हैव द क्रॉनिकल्स। ये याद रखो, उस टाइम पे हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, अब हमारे पास क्रॉनिकल्स हैं, जिन्हें हम ब्रूट्स भी कहते हैं। छोटी छोटी क्रॉनिकल्स लड़ाई के बारे में होती थी, जो जिसमें पहला आपने क्या किया है मेरे साथ, वेस किया है, वेस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास और भी है। द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लेमॉन्ट्स, लेमॉन्ट्स ब्रूट, लेमॉन्ट्स ब्रूट, जो कि 1205 में लिखी जाती है बाय लेमॉन्ट। 1205 में लेमॉन्ट ने लिखी है, राइट। ऐसा बोला जाता है कि ये ट्रांसलेशन है ऑफ वेसिस ब्रूट, जो वेस का वर्क था उसकी ट्रांसलेशन है। ये क्या बात करती है, ये भी बात करती है क्रॉनिकल ऑफ ब्रूट की, क्रॉनिकल ऑफ या फिर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात करती है। रोमन दी ब्रूट की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात करती है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के बारे में बात होती है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन कहां से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन ये फॉल ऑफ ट्रॉय से स्टार्ट होती है। अब हम रोमन्स के बारे में भी बात करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे रोमन्स भी आए थे, तो ये उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो ये फॉल ऑफ ट्रॉय को भी इंक्लूड करता है। धीरे धीरे क्रॉनिकल्स बड़े होते चले जाएंगे। उसके बाद थर्ड वन, हार्लेज ब्रूट, हार्लेज ब्रूट, ये क्या बात करता है, किंग आर्थर, आर्थर की कोरोनेशन के बारे में बात करता है कि किस तरीके से किंग आर्थर किंग बने थे, उनकी सेरेमनी कैसे हुई थी, वो किस तरीके से उनके रीजन के बारे में बात करते हैं, राइट। ये सारे हमारे कौन से थे, क्रॉनिकल्स, मतलब प्रोज वर्क्स थे। उसके बाद हमारे पास कुछ पोयम्स भी आती हैं इस टाइम पे,
देयर आर सम रिलीजियस पोयम्स. कौन सी पोयम थी? रिलीजियस पोयम्स. एंड देयर आर सम डाइडैक्टिक पोयम्स. रिलीजियस एंड डाइडैक्टिक पोयम्स, जिसमें द फर्स्ट वन दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कर्सर मुंडी. कर्सर मुंडी हमें नहीं पता ये किसने लिखी है. So the writer is anonymous. It is a very religious and didactic poem that serves the retelling of the history of universe. ये history of universe के बारे में बताता है किस तरीके से यूनिवर्स बना, और ये न्यू टेस्टामेंट को यूज करता है. अब हमें पता है ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट तो हमें समझ आ गया है, ये न्यू टेस्टामेंट को यूज करते हैं. एंड वर्जिन मैरी को एक्सॉल्टेशन मिली है इसमें, वर्जिन मैरी के बारे में बात होती है. Then we have another work, Ormulum. ठीक है. सो टोटल 242 ऑर्म्यूलम्स, छोटी छोटी पोएम्स होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? होमिलीज भी कहते हैं. छोटी छोटी पोएम को ना होमिलीज कहते हैं, जिनमें से सिर्फ 32 सर्वाइव्ड. तो टोटल तो 242 थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 32 सर्वाइव्ड. ओके. सबसे पहले अगर याद करो, एल्फ्रिक ने लिखना स्टार्ट किया था ना होमिलीज को, तब से ये ट्रेडिशन चला आ रहा था. सबसे पहले एल्फ्रिक ने लिखना स्टार्ट किया था, तब से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है. होमिलीज इन्होंने लिखा था, होमिलीज लिखते हैं ये यूनिक, बहुत ज्यादा यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, यूनिक एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडिशन. Then there is another very, very important poem that became very famous during this time. The Owl and the Nightingale. The Owl and the Nightingale. ऐसा बोला जाता है कि ये मास्टर निकोलस ने लिखा है. मास्टर निकोलस ऑफ गिलफोर्ड, उन्होंने ये पोएम लिखी है, The Owl and the Nightingale. The poem basically is a very captivating argument between two contrasting figures, the nightingale and the owl. इनके बीच में होने वाला argument है. It's a dialogue between these two characters. तो किस फॉर्म में है? ये एक तरीके का डायलॉगिक फॉर्म में है, राइट. नाइटिंगेल जो जॉय दिखाती है, नाइटिंगेल जॉय और प्लेजर के बारे में बात करती है. एंड आउल क्या दिखाता है? आउल विजडम से किए हुए काम के बारे में दिखाता है. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज, राइट. सो देयर इज नाइटिंगेल हु टॉक्स अबाउट जॉय एंड प्लेजर, एंड फॉर दैट द पर्सन कैन डू एनीथिंग. It can do anything. While when it comes to the owl, he only goes and taps on wisdom and insight. Wisdom और insight के बारे में बात करते हैं. So the core of the poem is the conversation between the two. और ये कैसा है? छोटी छोटी rhyming couplets इसके अंदर इन्होंने यूज किए हुए हैं. तो dialogic conversations हैं. उसके बाद as I told you, poems के बाद रोमांसेस बहुत फेमस हो जाते थे. यहाँ पे आर्थर के कोर्ट में जब कोई एक वॉरियर लड़ने जा रहा है, तो पीछे किंग की वाइफ भी उस वॉरियर का वेट कर रही है, या फिर उनकी वाइफ उनका वेट कर रही है. तो इस तरीके से रोमांसेस इंक्रीज हो गए थे. किसी को जीतने के लिए क्रूसेड्स होने लगे. अगर किसी लड़की को आपको जीतना है, उनका दिल जीतना है, उनका किंगडम जीतना पड़ा. इस तरीके से वहां पे क्या है, रोमांसेस स्टार्ट होने लगे. तो शिविलरी ऑफ द नाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गया. एक पर्सन को शिविलरस होना पड़ेगा, एक मैन को शिविलरस होना पड़ेगा. तो इस तरीके से देयर वर अ नंबर ऑफ वर्सेस. ये वर्स रोमांसेस होते हैं. अबाउट 6000 लाइन्स हैं इन वर्स की. सारे टेल राइम स्टैंजाज हैं. बहुत इंपॉर्टेंट वर्सेस उस टाइम पे लिखे जाने लगे. मेडिवियल रोमांसेस जितने भी हैं, द मेडिवियल रोमांसेस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 मैटर्स. तो जितने भी मेडिवियल रोमांस हैं वो 3 मैटर्स में डिवाइड हो सकते हैं. 3 मैटर्स मतलब 3 जगहों के रोमांसेस बहुत फेमस हो गए थे. द फर्स्ट इज कॉल्ड एज द मैटर ऑफ फ्रांस. फर्स्ट इज द मैटर ऑफ फ्रांस. देन वी हैव द मैटर ऑफ ब्रिटेन.
मैटर ऑफ ब्रिटेन एंड वी हैव द मैटर ऑफ रोम। यही तो 3 जगहों की बात कर रहे हैं। रोमन्स पहले आए थे इंग्लैंड में, फिर ब्रिटेन के लोग ऑलरेडी थे, ब्रिटॉन्स, और यहाँ पे फ्रांस के लोग भी आ गए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कल्चर्स आ रहे हैं। सो सबसे पहले मैटर ऑफ फ्रांस सबसे ओल्डेस्ट है। इट इज द ओल्डेस्ट अमंग्स द 3 मैटर्स। इट इज कॉल्ड एज द मैटर ऑफ फ्रांस एंड इट डील्स विद द डाइवर्स एक्टिविटीज ऑफ द किंग्स एंड द नाइट्स। किंग्स और नाइट्स की, यहाँ पे किंग कौन है? शार्लेमेन। किंग कौन है? शार्लेमेगन। एंड हिज नाइट्स। तो जितनी भी कहानी है इन्हीं किंग के बारे में है, शार्लेमेगन। उनके ही लेजेंड्स हैं। इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ लेजेंड्स दैट यू कैन नॉट हैव एम्पल सोर्सेज ऑनलाइन अबाउट इट, बट देयर आर मल्टीपल स्टोरीज दैट यू विल हैव। ठीक है। सो वो डिफरेंट फ्रेंच कल्चर के बारे में बात करते हैं। सो द फ्रेंच दिस एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ अ नंबर ऑफ पोएम्स ऑल्सो, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्क्स हैं जो इस वर्क के अंदर लिखते हैं। देयर आर सम अदर मेजर टेक्स्ट जो आपको याद रख सकते हो, और अदर मेजर लोगों के बारे में भी इन्होंने बात करी है मैटर ऑफ फ्रांस के अंदर ही। आई विल राइट इट डाउन। जैसे ये लोग बात करते हैं चेंसॉन दी रोलैंड सबसे फेमस है, और ये विलियम की विक्ट्रीज के बारे में भी बात कर रहे हैं। ओके। देन अगर आप मैटर ऑफ रोम में जाओगे तो ऑब्वियसली वो ट्रॉय के बारे में बात करेंगे एंड एलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बात करते हैं। राइट। ट्रॉय और एलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बात होता है। इनफैक्ट अगर मिडिल एजेस में जाओगे, अगर मिडिल एजेस की बात होगी तो ईडिबस के बारे में भी यहाँ पे बात होती है। ये वो लेजेंड्स हैं, जैसे कि रोमान दी ट्रॉय, द डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रॉय, ऐसे अलग अलग वर्सेस हैं। द 7 वाइस मास्टर्स, राइट। Now, last but not the least, we have the matter of Britain. Matter of Britain में किसके बारे में बात होती है? So, matter of Britain जेफरी ऑफ मॉनमॉथ से इंस्पायर्ड है. So, the matter of Britain is concentrated around the stories of Arthur. आर्थुरियन स्टोरीज हैं यहाँ पे, आर्थुरियन स्टोरीज जो बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं. आर्थुरियन स्टोरीज रेफरेंसेस are taken from Geoffrey of Monmouth's History of the King of Britain and Lemond's Brut. Geoffrey of Monmouth से इन्होंने चीजें ली हैं जिसके अंदर ये ब्रिटॉन लेजेंड्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है. लेटर आर्थुरियन रोमांसेस बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं. आर्थुरियन रोमांसेस जैसे कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्थुरियन रोमांसेस जो पेपर में भी आ जाते हैं. मैंने पीएचडी टेक्सेस में देखा है इनको, पीएचडी क्वेश्चन पेपर्स में मैंने इनको देखा है. जैसे कि आर्थर एंड मर्लिन की स्टोरी. आर्थर किंग है, मर्लिन उनकी फीमेल लव. ठीक है. वेन एंड ग्वेन, और वर्क है मोटे दी आर्थर. These are certain works जो आपको मैटर ऑफ ब्रिटेन के अंदर मिल जाते हैं. ओके. देन देर आर सम पोएम्स जो थोड़ी अलग से हटकर ये पोएम्स हैं. ये बेसिकली कहा जाता है ये पोएम ना किसी पर्ल पोएट ने लिखी है. अब ये नहीं पता ये पर्ल पोएट कौन है,
The poem, some poems that we will discuss, they are attributed to this Pearl poet of Gwen. इनका पूरा नाम यही है, या कभी कभी इनको ग्वेन पोएट भी कहा जाता है. क्या बोलते हैं इनको? ग्वेन पोएट भी कहते हैं. इन्होंने भी कुछ पोएम्स लिखी हैं दैट वर रिटन इन वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई हैं. इन्हें पर्ल पोएट ऑफ ग्वेन कहते हैं या सिर्फ ग्वेन पोएट भी कहते हैं. इनकी कुछ पोएम्स हैं, जैसे पहली पोएम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज पर्ल. उसके बाद पोएम है पेशेंस, पर्ल, पेशेंस एंड प्योरिटी. तो ये 3 पोएम है एंड दिस इज अ PYQ. किसने लिखी है ये पता नहीं है किसने लिखी है, इसलिए इनके राइटर्स को हम लोग क्या कह देते हैं? पर्ल पोएट कह देते हैं. we call him as the pearl poet. Didactic poems लिखी हैं, natural settings दिखाते हैं ये. ओके, बेसिकली पर्ल तो एक एलिगोरिकल पोएम है, ये तो पेपर में ऑलरेडी आई हुई है. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल. सो व्हाट इज दिस पर्ल? पर्ल बेसिकली एक लड़की का नाम यहाँ पे रेफरेंसेस दी हुई हैं. ऑन द ग्रेव ऑफ द डॉटर द फादर सॉरो इज सीन. और फिर वो सो जाते हैं और उसके बाद उनको क्या आता है? उनको ड्रीम आता है. द लॉर्ड ऑफ द हेवन ऑल्सो कम्स अप. ठीक है, सो पर्ल एक बहुत इंपॉर्टेंट है. फादर के सॉरो के बारे में पता है, बता रही है ये. उनकी डॉटर मर चुकी है, पर्ल है उनकी डॉटर. ठीक है, ये भी एक ड्रीम एलिगरी है, याद रखना. ये ड्रीम एलिगरी है बिकॉज पेपर में आता है इनमें से ड्रीम एलिगरीज कौन सी है. तो पर्ल एक ड्रीम एलिगरी है. ड्रीम एलिगरी क्या होता है? एलिगरी तो है ही बट सोने के बाद वो दिखने लगती है, तो उसे हम ड्रीम एलिगरी कहते हैं. ओके, देन देयर इज अनदर पोएम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज कॉल्ड एज सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट. सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट. इट्स अ वेरी कैप्टिवेटिंग लव स्टोरी. किंग आर्थर के कोर्ट के लोगों के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. राइट, दिस इज द लास्ट वन. सो सर ग्वेन बेसिकली अपनी फाइटिंग पे, अपने क्रूसेड्स पे निकले हुए हैं. और वहां जहां पे यहाँ जाके आप कह सकते हो गॉथिक से घर में वो रहने लगते हैं या किंगडम में वो रहने लगते हैं. वहां पे एक और पर्सन होता है और ये पर्सन जो होता है ये इनकी बिलवेड. तो सर ग्वेन एक गर्ल से प्यार करते हैं और वो वाइफ होती है ग्रीन नाइट की. सो ये उनकी कहानी है. सो यू शुड रीड दिस स्टोरी. एक बार आप उसे पढ़ लो, किस तरीके से ग्रीन नाइट का हेड काटते हैं ये लोग मिलकर. सो ज्यादा पेपर में डिटेल नहीं आएगा. आई वोंट से कि डिटेल में पढ़नी चाहिए आपको, बट आपको पर्ल, पेशेंस और पोइट्री और प्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए. ये पूछा हुआ है उन्होंने पेपर में. सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट की भी अगर आप आज समरी पढ़ लोगे सो इट वुड बी गुड फॉर यू ओनली. कभी कभी हो सकता है पेपर में आ जाए. मोर्टे दी आथर की समरी आप पढ़ोगे पेपर में, पेपर के लिए थोड़ी सी मोर्टे दी आथर, बाकी आप छोड़ सकते हो. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेकिन नाम आपको सबके पता होने चाहिए. इसी तरीके से ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. चैंसॉन दी रोलन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. देन कर्सर मुंडी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बाद क्या होगा? अब हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है. तो मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी विल गो टू हाइट. और उस टाइम पे वी हैव डिफरेंट वेज इन विच पीपल विल राइट. जैसे कि वो रिलीजियस वर्क्स लिखेंगे, उसके अंदर कर्सर मुंडी बहुत बार यूज किया जाएगा. राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. Then we have Layman's Brute. Again, this is important because it is a translation of the Brute that was written by Geoffrey of Monmouth. उनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. जेफरी ऑफ मॉनमॉथ का वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन द पेपर. ये मल्टीपल टाइम्स पेपर में पूछा जाता है. राइट, सो आई होप ये सबको क्लियर हो गया है. ऐसी कोई चीज जो क्लियर नहीं हुई है, यू कैन आस्क मी राइट नाउ.
कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन. लेट मी टॉक अबाउट द 5 डायलेक्ट्स बिकॉज दे कैन ऑल्सो आस्क ये भी कि इस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर कौन से डायलेक्ट्स में बात हो रही थी. डायलेक्ट्स क्या होता है? अलग अलग रीजन की लैंग्वेज के बारे में. सो रोमन, जहां पे रोमांस लैंग्वेज इंक्रीज हो गई थी, फ्रेंच, लैटिन, स्पेनिश इन्फ्लुएंस था. देयर वर 5 डायलेक्ट्स दैट वर स्पोकन. कौन से 5 डायलेक्ट्स हैं? 5 डायलेक्ट्स वर स्पोकन. द फर्स्ट वन, जो कि हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट है. नॉर्थम्ब्रियन डायलेक्ट है. उसके बाद साउथ के अंदर सर्दर्न या केटिश है. सर्दर्न ईस्ट है, सर्दर्न ईस्ट या साउथ ईस्टर्न, जिसे आप क्या बोलते हो? केंटिश भी कह सकते हो, केंटिश कह सकते हो. फिर साउथ वेस्टर्न, जिसे आप वेस्ट सैक्सन कह सकते हो. वेस्ट सैक्सन लिख लो. ओके. देन ईस्ट एंड वेस्ट मिडलैंड. द लास्ट वन इज व्हाट वी सॉ इन मर्सिया, तो उसे मर्सियन कह सकते हो, मर्सियन डायलेक्ट बोल सकते हो. ठीक है. सो दीज वर द नंबर ऑफ डायलेक्ट्स. इसे एंग्लो सैक्सन के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए थे. तो अब हमने क्या देखा? वी फर्स्टली सॉ दैट देयर वाज दिस लैंड जहां पे कौन आते हैं? रोमन्स आते हैं. फिर रोमन्स चले जाते हैं. क्या होता है? रोमन्स चले जाते हैं क्योंकि उनके किंगडम को विसिगॉट ने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था. उसके बाद यहां कौन आती है? यहां आती हैं जर्मैनिक ट्राइब्स. क्या आ रही हैं? जर्मैनिक ट्राइब्स. राइट. जर्मैनिक ट्राइब्स आती हैं. इनके अंदर कौन आ रहे हैं? एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स आ रहे हैं. उसके बाद कौन आते हैं? डेन्स लोग आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डैनिश इन्वेजन कहते हैं. डैनिश इन्वेजन. उसके बाद यहां कौन आते हैं? लास्ट में नॉर्मन्स आते हैं. ठीक है. नॉर्मन्स जीत जाते हैं, वो यहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं, मतलब फ्रेंच लोग आते हैं. उसके बाद लास्ट में वही यहाँ रूल करेंगे बहुत टाइम तक और यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस है. राइट. इज दिस क्लियर? धीरे धीरे हम लोगों को हमारा किस पीरियड की तरफ मूव करेंगे हम लोग? दिस वाज ऑल इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड. ओल्ड इंग्लिश पीरियड है ये हमारा. देन वी हैव द मिडिल इंग्लिश पीरियड. मिडिल इंग्लिश पीरियड के अंदर आप किसको पढ़ोगे? चौसर को पढ़ोगे. ठीक है. चौसर को. और यहां पे आप किस पे फोकस दोगे? आप दोगे फ्यूडल स्ट्रक्चर पे. ठीक है. यही मैंने आज आपको बताया, ये आपका इंपॉर्टेंट होमवर्क है. फ्यूडल स्ट्रक्चर पे दोगे ताकि हम लोग आने वाले टाइम में जब हम क्वीन एलिजाबेथ का टाइम पढ़ेंगे या हम आगे विक्टोरियन एलिजाबेथन पीरियड पढ़ेंगे आप मेरे साथ, तब आपको क्या होगा? ज्यादा चीजें समझ आएंगी. सो दिस इज समथिंग दैट यू विल डू विद हिमानी. ये पीरियड आप हिमानी के साथ कवर करोगे. उसके बाद जब नेक्स्ट पीरियड आएगा एंड बैरन एज भी आप उसके साथ ही कवर करोगे. उसके बाद वी विल हैव द नेक्स्ट पीरियड दैट इज द रेनेसा. रेनेसा यू विल कवर विद मी. सो प्लीज अपना ये वाला स्ट्रॉन्ग रखना ताकि हम रेनेसा को पोजिशनलाइज कर पाए ढंग से. हम क्वीन एलिजाबेथ से आने वाले किंग तक भी सारी चीजें ढंग से पढ़ेंगे. उससे पहले ही देयर विल बी द वॉर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो वॉर्स के बारे में भी द वॉर्स बिटवीन द रेड एंड द व्हाइट पीपल, वो भी आप देखोगे, जिसे हम वॉर ऑफ रोजेस कहते हैं. वॉर ऑफ रोजेस लैनचेस्टर एज वेल एज द इंग्लिश पीपल थे उनके बीच में होता है, यॉर्क्स एंड लैनचेस्टर के बीच में. यहाँ पे क्या आता है? सो यू विल स्टडी अबाउट द वॉर ऑफ रोजेस. ठीक है. यहां पे यू विल स्टडी अबाउट द वॉर ऑफ रोजेस.
वॉर ऑफ रोजेस किसके बीच में हुआ? लैनचेस्टर्स वर्सेस यॉर्क के बीच में हुआ। ये दो किंगडम्स थे इंग्लैंड में। इसके बाद हमारे पास आता है एलिजाबेथन पीरियड। सो एलिजाबेथन पीरियड जो आएगा, एलिजाबेथन पीरियड यू विल डू विद मी, आप ये मेरे साथ करोगे। वी विल ऑफ कोर्स स्टार्ट विद द वॉर ऑफ रोजेस। हम भी वॉर ऑफ रोजेस की बाद में बात करेंगे, बिकॉज तभी हमें पता लगेगा कि क्वीन एलिजाबेथ कहां से आई है ना। सो उसके बाद हम क्वीन एलिजाबेथ के बारे में बात करेंगे एंड हमारा Elizabethan period would go on. After Elizabeth, we will have the period for James and then the period for Charles, right? Then we have the Puritan period in between, and after that we will call back again Charles के son को, that is the Restoration period. ये सबको समझ आना चाहिए, right? So with this I can wind up the class. I hope सबको समझ आ गया. We have written almost all the works. You have the books, जो दृष्टि की आपको बुक मिली होंगी, दृष्टि लर्निंग, एंड उसके अंदर आपको सारी चीज़ें कंसोलिडेटेडली मिल जाएंगी। जो भी हमने आज पढ़ा है, जो भी थोड़ी बहुत लिखने के लिए रह गई हैं चीज़ें, वहाँ से यू कैन कंसोलिडेट, राइट? सो लेट मी वाइंड अप द क्लास. थैंक यू सो मच. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. नहीं तो डाउट क्लियरिंग सेशन पे यू कैन आस्क मी थिंग्स दैट वर नॉट क्लियर. Thank you and have a wonderful day.